कर दे। हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे हम आपके जो बड़े ही महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक है, जो आपके सीटेट के एग्जाम में कंफर्म पूछे जाते हैं। आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे आपके जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की, आपके जो लॉरेंस कोलबर्ग है, आपके हावर्ड गार्डनर और आपके नोम चोमस्की। जो आपके 5 महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक है, इन 5 महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक के इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो आपके सीटेट के एग्जाम में कंफर्म पूछे जाते हैं। ये आपके 5 ऐसे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक है जिनके बिना आपका सीटेट का एग्जाम होना इंपॉसिबल है। ये पांचों महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक जो आपके सीटेट के एग्जाम में जरूर आते हैं। तो मैंने इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर लिए। ये वो क्वेश्चन आंसर है जिनको एग्जामिनर बार बार घुमा फिरा के देता है। जितनी भी आपके सीटेट के एग्जाम में आपकी शिफ्ट होनी है, इन्हीं क्वेश्चन को बार बार एग्जामिनर आपके एग्जाम में घुमा फिरा के देता रहता है इनको, ठीक है। तो इन्हीं क्वेश्चन को आप लोग ज्यादा अच्छे तरीके से करके जाना। और आज एक तरीके से आज आपका टेस्ट भी हो जाएगा, ठीक है। अच्छे खासे क्वेश्चन है, आज आपके लगभग 50 के करीब ये क्वेश्चन है। और इन्हीं को मैंने कहा बार बार आपको एग्जामिनर घुमा के देता है, इसलिए इनकी प्रैक्टिस आप लोग अच्छे तरीके से करके जाना। और साथ में आज एक आपका टेस्ट भी हो जाएगा। देखते हैं आज कौन बच्चा फर्स्ट, सेकंड या थर्ड आता है, जिससे आज आपको अपनी तैयारी का भी पता लग जाएगा कि सीटेट की आपकी कितनी तैयारी हो रखी है। और आज आपके बड़े सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए जो पांचों महत्वपूर्ण वैज्ञानिक से मैंने लिए। अगर मैं बात करूं आपके एग्जाम में, तो एक एक नंबर से जरूर आपके एग्जाम में आना है। कई कई मनोवैज्ञानिक से आपके दो दो क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं। जैसे आपके जो आपके वाइगोत्स्की हो गया, जो आपके प्याज हो गए, ये आपके लैंग्वेज में भी पूछे जाते हैं। मान के चलिए कम से कम आपके 7 से लेके 8-9 नंबर तक के आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल जाते हैं, अगर मैं दोनों पेपर को भी काउंट कर लूं। तो इतना बड़ा स्कोर, इतने बड़े नंबर आज की वीडियो से लगभग आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो एक एक करके ध्यान से सभी क्वेश्चन को आप लोग केयरफुली सुनना, समझना और उनके आंसर देने की कोशिश भी करना, और ठीक है। और आज आपके टेस्ट में फर्स्ट आने की भी कोशिश करना। तो चलिए स्टार्टिंग कर लेते हैं। और साथ में जो बच्चे नए आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके एग्जाम तक आपकी क्लासेस चलने वाली है। कुछ चैप्टर अभी इनकम्प्लीट है, वो भी आपको कंप्लीट कराऊंगा। तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक एंड शेयर बिना कहे आप लोग कर लेना, ठीक। और उसके अलावा देखिए आपके एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा है, लगभग आपका महीना भर आप लोग मान के चलिए। तो क्लासेस के साथ साथ आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, जो मेरे सीटेट के नोट्स है इनको आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ जाइए। इनके अलावा आपको XYZ कोई किताब लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ना कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेना, ना कोई एनसीईआरटी आपको लेनी है, ना कोई आपको प्रैक्टिस सेट लगाना। यही आपको पढ़ना है, क्योंकि इनके अंदर आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग कंटेंट हो, एनसीईआरटी हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, कुछ नए टॉपिक हो, और जो आपका जो भी मोस्टली कंटेंट होना चाहिए वो सब इनके अंदर इंक्लूड मैंने करा हुआ है, ठीक है। इनको पढ़िए नोट्स को अच्छे तरीके से। डेली 8 बजे आप लोग क्लास को अटेंड करिए। और उसके बाद सीटेट के रिजल्ट के बाद आप लोग मुझसे आके मिलना। अगर आपका एग्जाम अच्छे नंबर से पास ना हो, फिर आप लोग मुझे बताना, ठीक। तो चलिए अब करते हैं स्टार्ट। ये आप लोग मेरी वेबसाइट sachinacademy.com से जाके ले लेना, गूगल से। वहां पर आप लोग इसको डाउनलोड कर लेना। एक आपको पासवर्ड मिलेगा, उससे आप लोग इसको ओपन कर लेना। इसके ऊपर वरना मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है, उस वीडियो को आप लोग जाकर देख लेना। चलिए अब आपका टेस्ट स्टार्ट हो गया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की अब आपकी सीरीज शुरू हो गई। अब इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक। सभी को गुड इवनिंग। आई होप आप लोग अपने फॉर्म भरना अब आपने स्टार्ट कर दिए होंगे। गलती मत करना फॉर्म भरने में। अगर गलती हो जाती है तो 28 तारीख से आपका करेक्शन का टाइम मिलेगा, उसमें सही कर लेना, ठीक है। चलिए करते हैं शुरुआत, ठीक जी। हाँ ठीक है, मैं बहुत ब्यूटीफुल हूं। अब इसके ऊपर ध्यान देते हैं, ठीक, ताकि आपका एग्जाम अच्छे नंबर से पास हो जाए। पहला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा समझ बना लेता है कि जो प्रतीक होते हैं, यानी जो सिंबल्स होते हैं, उनका इस्तेमाल वस्तुओं का प्रतिनिधित्व यानी उसको रिप्रेजेंट करने के लिए किया जा सकता है। अगर बच्चे के सामने साइकिल नहीं है, तब भी साइकिल शब्द सुनकर उसके माइंड में एक प्रतिबिंब बन जाता है। आपको बताना है वो जीन पियाजे की किस स्टेज के अंदर ये बच्चा करना स्टार्ट कर जाता है। अब देखिए जीन पियाजे ने 4 स्टेज दी थी। 4 स्टेज के अंदर पहली स्टेज थी आपकी सेंसरी मोटर स्टेज। पहली कौन सी थी? आपकी सेंसरी मोटर स्टेज। तो सेंसरी मोटर स्टेज होती है जिसमें बच्चा जन्म से लेकर 2 साल तक का होता है। दूसरी स्टेज होती है आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें बच्चा होता है 2 साल से लेकर 7 साल तक का। तीसरी स्टेज होती है आपकी कॉन्क्रीट का आगे भी इसमें ऑप्शन में है या नहीं है? तो कॉन्क्रीट तो भाई हाथ दी हुई है यार, ये रही, ठीक। तो तीसरी होती है आपकी कॉन्क्रीट, जिसमें बच्चा होता है 7 साल से लेकर 11 साल तक का। और चौथी होती है आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें होता है बच्चा 11 साल से प्लस का, या फिर 11 साल से कहीं कहीं पर 15 वर्ष भी दिया हुआ है। तो आपको बताना है जो बच्चा जो सिंबल्स होते हैं, जो प्रतीक होते हैं, तो उनमें निपुण कब हो जाता है, उनका यूज करना कब स्टार्ट हो जाता है।
आप बच्चों से कहोगे कि बेटा पापा, तो पापा सुनते उसके माइंड के अंदर एक छवि बन जाएगी। आप उससे कहोगे मम्मी, तो मम्मी की छवि बन जाओगी। कहोगे स्कूल, स्कूल की छवि बन जाओगी। आप उससे कहोगे साइकिल, तो साइकिल की छवि उसके माइंड के अंदर बन जाएगी। इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में एक और पूछा गया था ऑनलाइन में, कि बच्चे ने आलू के चिप्स को देखकर कहा कि तितली। आलू के चिप्स को देखकर क्या कहा? तितली। यानी कि जो आलू के चिप्स आते हैं, लेज वगैरह जो आते हैं, उसको देखकर बच्चे ने उसको क्या कहा? तितली। तो कहीं ना कहीं तितली का जो सिंबल्स होता है, तितली का जो बारे में जानकारी होती है, बच्चा उसके बारे में जानता है, तभी तो उसके माइंड में वो छवि बन गई। तो यहीं पर एग्जामिनर ने पूछा है, जो ये सिंबल्स होते हैं, जो जानकारी होती है, जो उसके माइंड में सिंबल्स की जो जानकारी होती है, वो यहां पर बच्चा किस स्टेज के अंदर ये जानकारी जान पाता है, वो आपको बताना है। देखिए, अगर मैं बात करूं इन स्टेज के अंदर, जो आपकी सेकंड स्टेज होती है, जो आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है, जिसमें बच्चा 2 साल से लेकर 7 साल तक का बच्चा होता है, तो इसमें बच्चा निपुण हो जाता है सिंबल्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने में। ठीक है, तो 2 साल से लेकर 7 साल तक का यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है, उसमें बच्चा सिंबल्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने में या उसको रिप्रेजेंट करने में निपुण हो जाता है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा, सेकंड आंसर हो जाएगा, प्री ऑपरेशनल स्टेज आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, सेकंड आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखनी है, प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर बच्चा सिर्फ 2 चीज के अंदर निपुण होता है, जो आपके सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी महत्वपूर्ण है। एक तो होता है सिंबल्स के बारे में वो निपुण हो जाता है। आपके सीटेट के एग्जाम में सिंबल से जुड़े हुए कम से कम 4-5 क्वेश्चन पूछे गए थे, आप लोग समझ गए। पहला तो क्वेश्चन यही था, साइकिल वाला। देखो, आप लोगों ने बचपन में गेम खेला होगा, जैसे घोड़ा वाला आपने गेम खेला होगा, कोई भी डंडा लेकर आ गए या कोई भी झाड़ू लेकर आ गए, अपनी टांगों के नीचे लगाया, चल मेरे घोड़े तुक तुक तुक। अब छोटे बच्चों को जब आप लोगों ने गेम खेला होगा, हमने भी गेम खेला है, तो हमको पता था कि भाई घोड़ा कैसे होता है, घोड़े की आवाज कैसे निकालते हैं, तो हमने डंडा लगाया, झाड़ू लगाई और अपने पीछे भी 1-2 को बैठा लिया और घोड़ा चलाना शुरू करा, चल मेरे घोड़े तुक तुक तुक। तो बेसिकली माइंड के अंदर क्या था? घोड़े का जो सिंबल्स था, घोड़े की जो छवि थी, वो माइंड के अंदर फिट थी। या रेल बना ली, ठीक है, रेल की फिर आवाज निकालनी शुरू कर दी, पों पों करके इस तरीके से रेल की आवाज निकालनी शुरू कर दी। तो जो बच्चे के माइंड के अंदर जो छवि बनती है ना, ये बच्चे के माइंड में बनती है 2 साल से लेकर जब 7 साल तक का बच्चा होता है, यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर बच्चा होता है। ये वाली बात समझ गए? यानी सिंबल से संबंधित जब भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा, प्रतीकों से संबंधित जब भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा, जैसे तितली वाला क्वेश्चन आ गया कि लेज को समझकर बच्चे ने कहा कि तितली, ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन आया था, तो आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर आएगा। इसी से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में आया था कि बच्चा जब गोल डायरेक्टेड बिहेवियर जो होते हैं, जो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होते हैं, इसको और देख लो ध्यान से, फिर मैं आपको कुछ कंफ्यूजन भरी आपके पॉइंट दूर करूंगा। जो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है, उसको करना बच्चा किस स्टेज में करना स्टार्ट करता है? गोल डायरेक्टेड बिहेवियर कैसे होते हैं? मान लीजिए अगर बच्चों को भूख लगी है, प्यास लगी, तो उसका जो गोल होता है, ठीक है, जो भी उसका गोल होता है, भूख लगी, प्यास लगी या कहीं पर जाना है, तो अपने गोल को प्राप्त करने के लिए बिहेवियर करना स्टार्ट कर देता है। किचन के अंदर गया, फ्रिज खोला और अपने जाकर बोतल पीकर अपनी प्यास बुझा ली। तो ये बच्चा 2 साल से लेकर 7 साल तक का करना स्टार्ट कर देता है। क्या 2 साल तक का बच्चा इसको करना स्टार्ट कर देता है? नहीं, वो डिपेंडेंट होता है, अपने मां बाप के ऊपर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। बट जब वो प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर आ जाता है, तो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर वो करना स्टार्ट कर देता है। आपको मेक श्योर ध्यान रखना है कि प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर सिर्फ सिंबल्स की जानकारी उसको आती है और गोल डायरेक्टेड बिहेवियर वो करना स्टार्ट कर देता है। वरना प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर बच्चे को और कोई जानकारी नहीं होती। ना तो इसके अंदर आपलटावी का गुण बच्चे के अंदर आता, ना ही जीववाद का गुण बच्चे के अंदर आता, ना ही कंजर्वेशन का गुण बच्चों को अंदर आता है, ना ही उसको सीरियल का जो गुण होता है वो बच्चे के अंदर आता। प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर बच्चे को और कोई भी गुण नहीं आता है। जब बच्चा कॉन्क्रीट आपकी स्टेज के अंदर जाता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंदर जाता है, तब बच्चों को ये सारे गुण जाते हैं। आई होप आप लोग यहां पर कंफ्यूज नहीं होंगे। सिर्फ ये 2 गुण ऐसे हैं जो आपके प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर होते हैं, एक तो आपको सिंबल्स की नॉलेज और एक आपका गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, जो आपके प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर आते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग यहां पर समझ गए होंगे, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, ठीक है। तो प्रतीक के बारे में आप लोग समझ गए सारे के सारे, ठीक है। घोड़ा आप लोगों ने खूब चलाया होगा, ठीक, इस तरीके से। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है उसके ऊपर नजर डालते हैं। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि आशना, कोई लड़की आशना अच्छा करती है क्योंकि वह दूसरों द्वारा अच्छा देखा जाना चाहती है। वह लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में है, वो आपको बताना है। अब देखिए, जो लॉरेंस कोलबर्ग है, उन्होंने नैतिक विकास सिद्धांत यानी कि मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी दी थी, जिसमें उन्होंने आपके चरण दिए थे, आपके 3 चरण दिए थे। यानी कि उसमें आपने जो स्टेज दी थी, 3 स्टेज दी थी।
प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और आपकी पोस्ट कन्वेंशनल, ये आपके 3 स्टेज दी थी। ठीक, अब वो यहां पर क्या काम कर रही है, वो अपने आप को अच्छा दिखाना चाहती है दूसरों के सामने। तो जो अगर आपको ध्यान हो, प्री कन्वेंशनल स्टेज के अंदर यहां पर बच्चे का नैतिकता नहीं दिखाता, ठीक है, लेकिन जब वो कन्वेंशनल स्टेज के अंदर आता है तो यहां पर वो नैतिकता दिखाता है, जो समाज के जो रूल्स है, समाज के जो मानक है, उसको अपने अंदर समावेशित करता है और समाज के मानकों के अकॉर्डिंग चलता है। जो नैतिकता भी दिखाता है वो समाज के, सोसाइटी के अकॉर्डिंग वो यहां पर मानकता दिखाता है। ठीक है, जो गुड बॉय गुड गर्ल का जो कंसेप्ट है वो आपका कन्वेंशनल स्टेज के अंदर आता है। तो यहां पर वो गुड गर्ल वाला जो कंसेप्ट है उसको यहां पर निभा रही है। ठीक है, वो ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि वह दूसरों द्वारा अच्छा देखा जाना चाहती है, यानी गुड गर्ल वाला कंसेप्ट वो यहां पर देखा जाना चाहती है। तो ये कौन सी स्टेज हो जाएगी, आपकी कन्वेंशनल स्टेज हो जाएगी। आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कॉपी पेन लेकर बैठ जाना, देखते हैं वीडियो के एंड में आज कौन अपना टॉप करेगा, क्योंकि आज क्वेश्चन अच्छे खासे आपके। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया आपका अगेन जीन पियाजे से संबंधित, कि जीन पियाजे के सिद्धांत में जो आपका क्रमबद्धता है, यानी जो आपका सीरियसन है, ठीक, तो सीरियसन किस संदर्भ में प्रयोग हुआ है, या फिर सीरियसन का मतलब क्या होता है वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है कि वस्तुओं को किसी एक आयाम, कोई भी एक आयाम हो, चाहे वो आपका हाइट हो, वेट हो या आपकी लेंथ हो, उस पर आधारित क्रम देना। बिल्कुल सही बात है। सीरियसन का मतलब है आपकी कोई भी कंसेप्ट हो, कोई भी आपकी वस्तु हो, उसका कोई भी एक आयाम हो, जैसे इसमें लंबाई ले ली, उस पर आधारित एक क्रम दे दिया, तो ये आपका सीरियसन होता है, आपका क्रमबद्धता होता है। ठीक, अब जैसे मान लीजिए कोई बच्चा होता है, ठीक, अब उस बच्चे से क्या होता है, इसको ध्यान से समझना कंसेप्ट को। अब उस बच्चे से कह दिया कि बेटा अपनी मम्मी को, अपने पापा को, अपने चाचा को, अपने, या फिर ताऊ लिख लो, किसी को भी लिख लो, इनको हाइट के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि कौन छोटा है, फिर कौन उससे बड़ा है, कौन फिर उससे बड़ा है, कौन उससे बड़ा है। तो बच्चा बेसिकली क्या होता है, जब बच्चा होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर, जब बच्चा होता है 2 साल से लेकर 7 साल तक का बच्चा होता है, तो बच्चा इसको सीरियल में नहीं लगा पाता कि कौन बड़ा है, फिर कौन उससे बड़ा है, फिर कौन उससे बड़ा है। अगर एग्जामिनर पूछ ले आपसे कि जो आपका ये क्रमबद्धता है, यानी जो आपका सीरियसन है, ये इसकी योग्यता आपकी किस स्टेज में नहीं आती, तो आपका हो जाएगा प्री ऑपरेशनल स्टेज हो जाएगा आपका। अगर पूछ ले कि बच्चा इसमें किस में निपुण हो जाता है, तो आपका कॉन्क्रीट आपका स्टेज हो जाएगा। बट यहां पर इसने सिंपल पूछ ले कि जो सीरियसन है उसका क्या मतलब है, तो सीरियसन मतलब है कोई भी आपका कंसेप्ट होगा, कोई भी आपकी वस्तु होगी, उसका कोई भी डोमेन हो, हाइट हो, लेंथ हो, वेट हो, उस पर आधारित उसका कोई भी क्रम देना, ये आपका सीरियसन हो जाएगा, क्रमबद्धता हो जाएगा। ठीक है, और बच्चा क्या होता है, इस क्रम को सही से नहीं लगा पाता। आप बच्चे को कोई भी चीज दे दो, आप बच्चों को कोई ब्लॉक दे दो, ठीक है, इस तरीके का आपने बच्चों को बहुत सारे ब्लॉक दे दिए, ठीक, ऐसे ब्लॉक दे दिए, आपने कहा कि बेटा सबसे छोटा ब्लॉक लो, उससे बड़ा लो, उससे बड़ा लो, उससे बड़ा लो, और इसको लगा के दिखाओ। अगर बच्चा प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर होगा तो बच्चा इसको नहीं लगा पाएगा। बट जब वो कंक्रीट के अंदर चला जाएगा तो पहले छोटा वाला लेगा, फिर उससे बड़ा लेगा, फिर उससे बड़ा लेगा, फिर उससे बड़ा लेगा, तो उसको लगाता हुआ चला जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। ठीक, तो आंसर, इसका फर्स्ट आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा, आप लोग यहां पर आपके माइंड में कुछ डाउट नहीं आया कि प्री ऑपरेशनल स्टेज कब तक होती है? प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है आपकी 2 साल से लेकर 7 साल तक की। ठीक, अब आप लोग कहोगे सर 7 साल के बच्चे से अगर कहोगे कि हाइट के अकॉर्डिंग अपनी मम्मी की, पापा की, चाचा ताऊ की हाइट बताओ कि कौन सबसे लंबा है, ठीक है, और कौन सबसे छोटा है, क्या बच्चा बता नहीं पाएगा? बिल्कुल बता पाएगा यार। तो जीन पियाजे एक तरीके से गलत नहीं कह रहे यार, मेरे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल गलत कह रहे। शायद 2 साल का, 3 साल का, 4 साल तक का, 5 साल तक का बच्चा नहीं बता पाया, बट 7 साल तक का तो बच्चा बता देगा। तो इसी वजह से जो जीन पियाजे था या जितने भी मनोवैज्ञानिक हुए, उनके सिद्धांत की बहुत आलोचनाएं भी हुई। ठीक है, बट आप बेसिकली आपको आलोचना नहीं पढ़नी। जीन पियाजे के सिद्धांत की जो बेसिकली जो आलोचना हुई थी, वो यहां पर जो आपके सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, वो ये क्वेश्चन पूछा था। तो जीन पियाजे ने जो अपने जो ये सिद्धांत दिए थे, ठीक है, जो आपका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, जिसमें इन्होंने स्टेजेस बताई थी, 4 स्टेज बताई थी। इसने कहा भाई जो मैं स्टेज बता रहा हूं ना, ये अपरिवर्तनशील है, इसमें चेंज नहीं हो सकता। इसमें क्या बताई इन्होंने अपनी स्टेज को, इन्होंने बताई ये चेंज नहीं हो सकती, ये अपरिवर्तनशील है। अच्छा भाई, ये अपरिवर्तनशील है, मतलब कहने का मतलब है 7 साल तक का बच्चा ये नहीं बता सकता कि मेरे कौन सबसे छोटा है, कौन फिर उससे बड़ा है, कौन उससे बड़ा है। बता सकता है? नहीं बता सकता, बिल्कुल बता सकता है। वैसे बहुत सारी आलोचना है इसके ऊपर। अगर मतलब ये टेट का एग्जाम होता है, कोई दूसरे टीचिंग का एग्जाम होता तो शायद मैं आपको डिटेल में पढ़ाता, बट सी टेट में उतना डिटेल में नहीं आता। ठीक है, तो इन्होंने अपनी स्टेज को अपरिवर्तनशील बताया, ये आपके सी टेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था। बट आप लोग मुझे एक बात बताइए, अगर बच्चे को एक सही एनवायरमेंट दिया जाए,
अगर बच्चों को एक सही वातावरण दिया जाए, अगर मैं बच्चों को सही नॉलेज दूं या आप लोग बच्चों को सही नॉलेज दे कि बेटा ये हाइट के अकॉर्डिंग इस तरीके से हाइट को मापा जाता है, इस तरीके से मेजर किया जाता है, तो 7 साल तक का 5 साल तक का बच्चा नहीं बता देगा कि ये सबसे छोटी हाइट का ये है, उससे बड़ी हाइट का ये, उससे बड़ी हाइट का ये है। तो इसलिए कहा गया है कि जीन पियाजे के सिद्धांत की आलोचना ये कही गई है कि जो आपने अपने सिद्धांत में जो 4 स्टेज बताई है ये अपरिवर्तनशील है, ये बिल्कुल गलत है। तो पहली जो आलोचना हुई है और आपके पेपर में आई है वो यही है कि जो आपके जीन पियाजे के सिद्धांत के जो 4 स्टेज है उसको अपरिवर्तनशील बताया पियाजे ने, वो बिल्कुल गलत है। इसको ध्यान रख लेना, है आपके पेपर में आई है, ठीक है। अभी एक आलोचना हो रहा है जो आगे आपके क्वेश्चन में आने वाली है, ठीक। आज जितने भी क्वेश्चन है वो तो आपके होने उन क्वेश्चन से संबंधित जो बाकी आपके एग्जाम में चीजें पूछी गई है उनको मैं साथ के साथ कवर कराता जा रहा हूं, तो लगभग आज आपकी चीजें कवर हो जाएगी, ठीक है। आप लोग समझ गए, अगर अच्छा एनवायरमेंट दिया जाए तो ये स्टेजेस जो है उसके अंदर चेंज आ सकता है, ठीक। चलिए बढ़ते अब आपके सामने अगला क्वेश्चन देखते क्या आ गया। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया कि एक अध्यापिका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में यानी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चलता है उसमें विद्यार्थियों को सहपाठियों से अंतःक्रिया यानी इंटरेक्ट करके और सहारा देकर, यानी कि आपका क्या स्कैफोल्डिंग, अब क्या होगा, अरे सर इसमें तो स्कैफोल्डिंग आ गया, ठीक है। भूखे शेर की तरह टूट के पड़ोगे स्कैफोल्डिंग देखते, ठीक है। जहां स्कैफोल्डिंग देख लिया वहीं पर क्या देखने को मिलेगा, वाइगोत्स्की साहब देखने को मिलेगा। यार ये तो बहुत बड़ा हिंट देखने को मिल गया, स्कैफोल्डिंग क्वेश्चन गलत ले लिया आज ये, ठीक। तो वहां पर सहारा देकर स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या होता है, स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है टेम्परेरी हेल्प या फिर टेम्परेरी गाइडेंस, ठीक। जो टेम्परेरी हेल्प या टेम्परेरी गाइडेंस दी जाती है एमकेओ द्वारा। एमकेओ किसको कहते हैं, मोर नॉलेजेबल अदर। इसमें ये हो सकते हैं आपके टीचर हो सकते हैं, ठीक है, ये आपके बड़े बहन भाई हो सकते हैं, XYZ कोई भी हो सकते हैं जो आपके एडल्ट होते हैं। अब देखिए जब आप लोग बचपन में साइकिल चलाते हो, ठीक, तो क्या साइकिल आप लोग इजीली चला सकते हो, इजीली उसका बैलेंस बना सकते हो, नहीं बना सकते। तो हमारे पेरेंट्स आकर उस साइकिल का बैलेंस बनाते हैं, भाई बहन आकर बैलेंस बना सकते हैं। मैं भी यहां पर आपको क्या दे रहा हूं, स्कैफोल्डिंग दे रहा हूं, आपको यहां पर सहारा दे रहा हूं, आपको सहायता दे रहा हूं ताकि आपका एग्जाम पास हो जाए। तो यही होता है आपका स्कैफोल्डिंग, टेम्परेरी हेल्प या टेम्परेरी गाइडेंस जो आपके बड़ों द्वारा आपको दी जाती है, ठीक है। तो यहां पर क्या दे रही है, यहां पर स्कैफोल्डिंग देकर अध्यापन कराती है कोई टीचर जो होती है, ठीक है। तो यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया किस पर आधारित है वो आपको बताना है। बताओ भाई, कितना सिंपल क्वेश्चन है, एक स्कैफोल्डिंग ने सारे क्वेश्चन का नाश कर दिया, ठीक। तो सिंपल सा आप लोग समझ जाओगे, कोलबर्ग नहीं है, पियाजे नहीं है, लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सोशियो कल्चरल थ्योरी। सोशियो कल्चरल थ्योरी जिसमें लेव वाइगोत्स्की ने क्या कहा था कि बच्चा अपने समाज से, अपनी सोसाइटी से इंटरेक्ट करके सीखता है, पीयर ग्रुप के माध्यम से सीखता है, अपने सहपाठियों से इंटरेक्ट करके सीखता है, ठीक है। तो यही इन्होंने अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अंदर कहा था। आंसर आपका थर्ड आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर मेरी नजर नहीं गई वरना इसको क्वेश्चन को थोड़ा टफ बनाता मैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया सामने आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है, इसके ऊपर नजर डालिए कि किस विचारक ने इस बात को नकारा है कि बुद्धि एकल इकाई है यानी यूनिटरी है और कई पृथक स्वतंत्र बुद्धियों का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। अब आपके सामने हिंट मिल गया कि 5 मनोवैज्ञानिक बता रहे हैं और बुद्धि की बात आ गई, तो जरूर आपके कौन मिलेंगे, गार्डनर साहब मिलेंगे। कुछ बच्चे तो हिंट से ही काम चला रहे होंगे, ठीक है। सिंपल सा समझिए, बुद्धि को जिसने मल्टी डायमेंशनल माना है, यानी जिसने कहा है कि बुद्धि खाली एक नहीं होती, बुद्धि के कई सारे आयाम है, कई सारी प्रकार की बुद्धियां होती है, तो वो कौन से मनोवैज्ञानिक हुए, वो मनोवैज्ञानिक हुए आपके हार्वर्ड गार्डनर हुए। ये क्वेश्चन आपके मल्टीपल शिफ्ट के अंदर कई बार पूछा गया है। पहले क्या आता है, पहले कहा गया बुद्धि खाली एक प्रकार की होती है, जैसे बिने ने दिया, फिर उनकी आलोचना हुई, फिर 2 प्रकार की बुद्धियां बताई थी, ठीक है। फिर इसी तरीके से जितने मनोवैज्ञानिक हुए अलग अलग प्रकार की बुद्धियां बताई गई। फिर जो प्रचलित हुई, जो आपके सीटेट में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, आपकी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, ठीक है, यानी कि आपका बहुबुद्धि सिद्धांत। आपका बहुबुद्धि सिद्धांत ये किसने दिया था, आपका ये दिया था आपका हार्वर्ड गार्डनर ने, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। इन्होंने कहा था कि भाई हमारे माइंड के अंदर एक बुद्धि नहीं है, हमारे माइंड के अंदर एक से ज्यादा बुद्धियां होती है, ठीक है। सही बात है, मेरे अंदर बहुत ज्यादा है, पता नहीं आपके अंदर शायद एक ही हो मजाक करो, सभी के अंदर बहुत ज्यादा बुद्धियां होती है। तो यही वाली बात इन्होंने कही थी, तो आंसर इसके अंदर आपका सेकंड हो जाएगा सही। ये बहुत हल्का क्वेश्चन था, इसी के मतलब जो अच्छे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे वो अभी आपके आने वाले, ठीक है। अभी आपका हल्का लेवल चल रहा है, तो यहां तक समझ गया आप लोग। चलिए बढ़ते आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आ गया सामने आपकी स्क्रीन पर, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान पियाजे के संज्ञानात्मक चरण और उसके परिभाषित करने वाली विशेषताओं को सही ढंग से दर्शाता है। आपको मैच करना है यहां पर कौन सा इनमें से सही है।
पहला ऑप्शन दिया हुआ है इसमें प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर आएगा आपका एनिमिज्म। बिल्कुल सही बात है। एनिमिज्म यानी जीववाद क्या होता है? जब बच्चा सजीव और निर्जीव चीजों के अंदर अंतर नहीं कर पाता, जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स होती है उनके अंदर डिफरेंस नहीं कर पाता, तो वो होता है आपका जीववाद। ठीक है, क्या होता है आपका जीववाद? यानी जब बच्चा लिविंग और जो आपकी नॉन लिविंग थिंग्स होती है यानी निर्जीव चीजें होती है उनके अंदर बच्चा डिफरेंस नहीं कर पाता। अब जैसे छोटा बच्चा होता है, तो छोटा बच्चा चलते चलते गिर गया और गिरने के बाद रोना शुरू कर गया, तभी उसके घर वाले आते हैं, अरे क्या हो गया मेरे बेटे को, क्या हो गया? ठीक है, तो बच्चा बताता है मुझे मार दिया, धरती ने मार दिया। ठीक है, तो तभी उसकी मम्मी होती है, पापा आता है, धरती को आके मारता है, तूने मेरे बेटे को कैसे मारा? तो बच्चा तभी चुप हो जाता है। ठीक है, तो तब बच्चों को क्या कहते हैं, बेटा और मारो, तो बच्चा क्या आता है, हाँ और मारो मम्मी से और मारो, तो तभी दो तीन और मारते हैं, धरती को और मारते हैं, कभी गेट में लग गया तो गेट को भी और मारते हैं, तो बच्चा चुप हो जाता है या हंसता है कि मतलब और मारो उसको। तो बच्चों को क्या पता कि वो नॉन लिविंग थिंग्स है, तो जो बच्चा है सजीव और निर्जीव चीजों के बीच में जो अंतर नहीं कर पाता, ठीक है, तो यही होता है आपका जीववाद होता है, यानी कि आपका एनिमिज्म होता है। तो ये होता है आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर जब बच्चा 2 साल से लेकर 7 साल तक का होता है। ठीक है, आप लोग छोटे बच्चों को बेवकूफ बनाते हो ना, हम भी बनाते हैं अपने घर में, अपने भांजे भांजों को ऐसी बेवकूफ बनाते हैं। ठीक है, अभी जैसे मेरे भांजी के चोट लग गई थी ऐसी गेट में, तो गेट में उसकी उंगली आ गई और बहुत तेज रोने लगी, तो हमने आके गेट में 2-3 मारे, तो वो खुश हो गई, कह रही और मारो इसमें और मारो, हमने और मारा। ठीक है, अब उसे क्या पता भाई कि वो निर्जीव चीज है, तो जब बच्चा सजीव और निर्जीव चीजों में अंतर ना कर पाए वो आपका जीववाद होता है। ठीक, और ये आपका किसके अंदर होता है? आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर होता है। तो आंसर आपका फर्स्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। जैसे दूसरा स्टेज आप लोग देखोगे सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर आपका सिंबॉलिक थॉट दे रखा है। सिंबॉलिक थॉट मैंने आपको क्या बताया था, जो आपका प्रतीकात्मक सोच बताया था वो आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर जाएगा, बट इसने आपका सेंसरी मोटर स्टेज दे दिया, तो आपका ये गलत हो जाएगा। जैसे तीसरा इसने दे दिया मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कॉन्क्रीट स्टेज के अंदर आपका इमिटेशन दे दिया, अनुकरण दे दिया, तो ये तो आपका गलत हो गया। अच्छा, फोर्थ स्टेज के अंदर एक वर्ड देखिए आपका केंद्रीकरण यानी कि आपका सेंट्रेशन, बड़ा महत्वपूर्ण वर्ड है, आपके सीटेट के भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। सेंट्रेशन, केंद्रीकरण, क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है जब हम किसी चीज की सिर्फ एक ही विशेषता पर ध्यान दें, उसका मतलब होता है आपका सेंट्रेशन। क्या मतलब होता है? जब हम किसी चीज की सिर्फ एक विशेषता पर ध्यान दें उसका मतलब होता है सेंट्रेशन। अब मेरे हाथ में क्या है? पेन है। अब इस पेन की सिर्फ मैं एक विशेषता पर ध्यान दे रहा हूं कि इस पेन से सिर्फ लिखा जाता है और इस पेन का कोई भी यूज नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? सिर्फ सेंट्रेशन हो जाएगा। इसका मतलब कि मैं इस पेन की सिर्फ एक विशेषता पर ध्यान दे रहा हूं। इसी का केंद्रीकरण का एक भाई है जिसका नाम है विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, यानी कि विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है जब किसी चीज की एक से ज्यादा विशेषताओं पर ध्यान दिया जाता है। इसमें किसी चीज की सिर्फ एक विशेषता पर ध्यान दिया जाता है, इस पे एक से ज्यादा पर ध्यान दिया जाता है। जैसे पेन से लिखा भी जाता है, पेन से लेडीज अपने जूड़ा भी बना लेती है, बालों को पीछे इस तरीके से बांध लेती है। ठीक है, पेन से अगर कोई बच्चा सही से पढ़ नहीं रहेगा, पढ़ेगा नहीं मेरे सामने, तो मैं उसका हाथ भी तोड़ सकता हूं पेन से। ठीक है, और पेन से और भी काम किया जा सकता है, मैं इसको टीएलएम की तरह यूज कर सकता हूं पेन को। तो पेन के मैंने एक से ज्यादा यूज कर दिए, पेन की एक से ज्यादा विशेषताएं बता दी, तो एक से ज्यादा जब विशेषताएं बता दी तो विकेंद्रीकरण हो जाएगा। ठीक है, डिसेंट्रेशन हो जाएगा। अगर खाली लिखने का काम हो रहा है तो आपका सेंट्रेशन हो जाएगा, यानी कि आपका केंद्रीकरण हो जाएगा। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर ये केंद्रीकरण बच्चा नहीं कर पाता तो आपका किसके अंदर हो जाएगा? आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर हो जाएगा, फॉर्मल के अंदर नहीं होगा। अगर सेंट्रेशन बच्चा नहीं कर पाता तो आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर होगा। अगर सेंट्रेशन बच्चा कर पाता है अच्छे तरीके से तो आपका कॉन्क्रीट के अंदर चला जाएगा। ठीक है, समझ गए इतने कंसेप्ट को आप लोग अच्छे तरीके से? इसका आंसर आप लोग समझ गए कि फर्स्ट आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, जैसा आप लोग बच्चों को बेवकूफ बनाते हो अपने घरों के अंदर। चलिए बढ़ते हैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आ गया सामने आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि लेव वाइगोस्की ने बच्चे के स्वयं से संवाद के लिए, जो बच्चा खुद से बात करता है उससे बात करने के लिए क्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है वो आपको बताना है। प्राइवेट स्पीच का, टॉक अराउंड का, स्कैफोल्डिंग का, या फिर ईगोसेंट्रिज्म का। बताइए सही आंसर क्या होगा? जो बच्चा खुद से बात करता है। अरे बच्चों क्या क्या आप लोग जो बड़े हो वो भी तो करते हैं ऐसा काम। जैसे अपने हाथ में यूट्यूब लिया, मोबाइल लिया, मोबाइल पे जाकर सर्च करेंगे हाउ टू क्वालिफाई सीटेट एग्जाम, बोलते रहते हो, टाइप करते रहते, करते हो ना ये वाला काम। ठीक है, अगर जैसे चल रहे हो चलते चलते यार कल तो मैं ये वाला काम करूंगा। ठीक है, तो काम भी कर रहे हैं और काम करते वक्त बोल भी रहे हैं। तो बेसिकली अपने काम को रेगुलेट करने के लिए जिस लैंग्वेज का यूज किया जाता है,
अपने काम को रेगुलेट करने के लिए, डायरेक्शन देने के लिए जिस लैंग्वेज का यूज किया जाता है बच्चों के द्वारा, चाहे बागड़बिल्लों के द्वारा, उसको कहा जाता है प्राइवेट स्पीच कहा जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? प्राइवेट स्पीच हो जाएगा। आपके सीटेट के एग्जाम में जैसे क्वेश्चन पूछा जाता था कि कोई लड़की कपड़ों की तह लगाते हुए आप कुछ बोल रही है, ठीक है, तो यहां पर वो किस भाषा का यूज कर रही है, तो उसको कहा जाएगा प्राइवेट स्पीच, जिसको संभाषण या अहम भाषण भी उसको कहा जाता है। ठीक, आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट आंसर आपका सही हो जाएगा। अच्छा, जैसे सीटेट का आपका एग्जाम आएगा, अगर आपको पता है यार प्राइवेट स्पीच क्या होता है, अगर आपको पता है कि इन्होंने जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था वो क्या होता है, एग्जामिनर इस लैंग्वेज को कितना भी घुमा फिरा के पूछ ले, आप लोग उसका इजीली आंसर दे जाओगे। जैसे अभी सेंट्रेशन गया, डिसेंट्रेशन गया, या फिर आपका एनिमिज्म गया, कितना भी घुमा फिरा के पूछ ले, अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आपको कोई दिक्कत भी एग्जाम में नहीं होने वाली। ठीक है, तो आप बेफिक्र होकर एग्जाम के लिए जाइए, आपका एग्जाम बिल्कुल भी कहीं नहीं रुकने वाला है। आपके जो चीजें मैं आपको बताई जा रही है, पढ़ाया जा रहा है, उससे बाहर पेपर नहीं जाएगा। थोड़ी बहुत लैंग्वेज आपके एग्जाम की टफ होती है, लेकिन पिछली बार इतनी पेपर ऑनलाइन शिफ्ट के अंदर आपका हुआ था, तो उससे बाहर आपका पेपर नहीं जाएगा। तो पेपर के लिए तो आप लोग बेफिक्र रहना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने अगेन जीन पियाजे आ गया। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार बच्चे के संरक्षण, यानी कि बात हो रही है आपके कंजर्वेशन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? कंजर्वेशन की बात हो रही है। कंजर्वेशन किस अवस्था में कर पाते हैं? ध्यान से पढ़ना, कंजर्वेशन किस अवस्था में कर पाते हैं। कमी एक तो होता है कमी होती है, एक होता है कंजर्वेशन किस अवस्था में कर पाते हैं। बताओ सही आंसर क्या होगा। ठीक है, पहले तो एक बताओ कंजर्वेशन होता क्या है। ठीक, पहले तो बताओ जो कंजर्वेशन होता है, संरक्षण होता है, होता क्या है, तभी तो बताओगे कमी किस में होती है और कर किस में पाते हैं। देखिए, कंजर्वेशन का मतलब होता है जब बच्चा किसी चीज के, अगर हम कोई भी चीज हो, वस्तु हो या कोई कंसेप्ट हो, उसकी अगर हम क्वांटिटी में या उसकी क्वालिटी में चेंज कर दे और बच्चा उस चीज को समझ ना पाए, तो वही आपका कंजर्वेशन होता है। आप लोग एक काम करके देखना है, एक एक्सपेरिमेंट आपको बताता हूं। आप घर के अंदर बच्चे को जूस या माजा देकर देखो कभी। ठीक है, तो आप एक तो छोटी कटोरी लो और एक बड़ा कटोरा लो, ठीक है, या छोटा गिलास ले लो और एक बड़ा गिलास ले लो, और दोनों में सेम माजा या जूस डाल दो, सेम रखो दोनों में, और बच्चे के सामने रख दो। तो बच्चा बड़े वाले पे टूटेगा कि मुझे बड़े वाला दे दो। दोनों में है तो सेम बराबरी जूस या दोनों में बराबर माजा है, बट बच्चा बड़े वाले पे टूटेगा। हम भी बड़े वाले पे टूटते थे, आप लोग भी बड़े वाले पे ही टूटते थे। क्यों? क्योंकि बच्चों को एक कंसेप्ट समझ में नहीं आता, वो क्वांटिटी का गेम समझ में नहीं आता उसको। ठीक है, तो बच्चे के अंदर जो कंफ्यूजन रहती है, जो कंजर्व नहीं कर पाता उस चीजों को, आप इसकी क्वांटिटी कम कर दो। ठीक है, जो चीजें होती है उसकी क्वांटिटी कम कर दो, शेप कम कर दो। बच्चा इस चीज को समझ नहीं पाता, बच्चा जो बड़ी चीज होती है ना उसी की ओर पहले झपकेगा। आप 4 लड्डू का इतना सा पैकेट दे दो और यही 4 लड्डू बड़े पैकेट के अंदर दे दो और दोनों चीज बच्चे के आगे रख दो, बड़े वाले पैकेट को पहले लपकेगा। ठीक है, तो यही होता है आपका कंजर्वेशन। अगर एग्जामिनर ने पूछ लिया जो कंजर्वेशन का कंसेप्ट है वो बच्चा किस स्टेज में नहीं कर पाता, ध्यान से सुनना, अगर कंजर्वेशन का स्टेप किस स्टेज में नहीं कर पाता तो आपका कौन सी स्टेज हो जाएगी? आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज हो जाएगी। ठीक है, अगर पूछ लिया कंजर्वेशन का कंसेप्ट किस स्टेज में हो जाता है, जैसे इसने पूछ लिया किस अवस्था में बच्चा इस स्टेज को कर पाता है, मतलब अब बच्चे को बेवकूफ नहीं बना सकते आप लोग, तो हो जाएगा आपका कॉन्क्रीट स्टेज में, यानी कि आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में लगभग बच्चा सारे कंसेप्ट के बारे में चीजें जान जाता है। आंसर आपका थर्ड आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है? ठीक, अगला क्वेश्चन देखे सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन दिया हुआ है कि सॉरी, एक अध्यापिका अपनी कक्षा के लिए लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक संरचनावादी सिद्धांतों पर आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस तैयार करना चाहती है, तो उसे निम्नलिखित में से किस प्रयोग से बचना चाहिए? ध्यान से पढ़ना, एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस करना चाहती है। क्या मैसेज है? ठीक है भाई, थैंक यू। क्या नाम है? थैंक यू प्रिंस। चलिए, पहला ऑप्शन है इसके अंदर किससे बचना चाहिए? सामाजिक संदर्भों पर आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की अभिकल्पना करना, बिल्कुल सही बात है। ऐसा टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस डिजाइन करना चाहिए जो आपके सामाजिक संदर्भों पर आधारित आपका होना चाहिए। तो ये तो आपका पॉजिटिव हो जाएगा, जबकि पूछा है किससे बचना चाहिए, यानी नेगेटिव पूछा है। स्टूडेंट के अधिगम प्रयासों का गहन अवलोकन करना चाहिए, ये भी काम करने चाहिए, ये भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा। अधिगम के आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षाओं, देखिए मैंने आपको बताया हुआ सीटेट के एग्जाम में जहां पर भी आपका मानकीकृत परीक्षा है, मानकीकृत आकलन, यानी कि आपका जो स्टैंडर्डाइज आपका टेस्ट है, स्टैंडर्डाइज आपकी जो असेसमेंट है,
कहीं भी आपको दिख जाए समझ जाना ये आपका क्या है, नेगेटिव है आपका, क्योंकि एनईपी 2020 ने मानकीकृत परीक्षा को यानी मानकीकृत आकलन को नेगेटिव बताया और उसको ज्यादा से ज्यादा कम करने की बात कही है। मानकीकृत परीक्षाएं आपकी वे परीक्षाएं होते हैं जो आपकी जैसे पहले से जो चीजें चलती आ रही है, भाई स्कूल के अंदर पढ़ रहे हो, ये उठा ले, स्कूल के अंदर जो पढ़ते आ रहे हैं, स्कूल के अंदर सिंपल पढ़ते आ रहे हैं, वही 100 में से अगर 33 नंबर लेकर आ गए तो पास हो गए, और अगर नहीं लेकर आ गए तो फेल हो गए। बच्चा कितना पढ़ रहा है, कितना नॉलेज गेन कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, वही क्राइटेरिया सेम रखा हुआ है। तो इसलिए एनईपी 2020 ने कहा है कि मानकीकृत आकलन, मानकीकृत जो है परीक्षाओं की जगह बच्चे की नॉलेज पर, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर ज्यादा से ज्यादा जोर देना चाहिए। तो आपके एग्जाम में ये भाई साहब जरूर आपको देखने को मिलेगा, ये ठीक है, ये बिल्लू प्रसाद। तो ये जहां भी आपको देखने को मिले तो इसके ऊपर नेगेटिव अपना लगा देना, ठीक है। लेकिन इसका भाई नेगेटिव है यहां पर, तो दोनों भाई क्या हो जाएंगे, नेगेटिव नेगेटिव। आंसर आपका यही आंसर आपका सी हो जाएगा। आवश्यकता के अकॉर्डिंग पार्ट यानी कि स्कैफोल्डिंग का प्रयोग करना, ये तो आपका वैसे पॉजिटिव है। आंसर थर्ड आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस पॉजिटिव और नेगेटिव वाली वीडियो भी जल्दी आपकी आने वाली है, ठीक है, तो उसके लिए बेफिक्र रहना आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया आपका कि जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार जो आपका अनुकूलन होता है यानी एडेप्टेशन होता है, वो किन दो मूल प्रक्रियाओं को समाहित करता है। अब अनुकूलन क्या होता है, अनुकूलन यानी एडेप्टेशन होता है वातावरण के अनुसार खुद को डालना, वो आपका अनुकूलन होता है। वातावरण किस चीज का चल रहा है, वातावरण चल रहा है अब आप लोगों का सीटेट का, तो सीटेट के अकॉर्डिंग अब आप लोगों ने खुद को ढाला हुआ है। डेली आप लोग आकर अटेंड कर रहे हो 8 बजे की क्लास, मेरे नोट्स में से अच्छी तरीके से पढ़ रहे हो डिटेल में, ठीक है, और तैयारी कर रहे हो रोज 2-2 4-4 घंटे जितना भी आप लोग पढ़ रहे हो। तो जो सीटेट का एनवायरनमेंट इस टाइम पर चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपनी तैयारी कर रहे हो, तो सीटेट के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो आप लोगों ने अपने आप को ढाला हुआ है, तो वही आपका क्या है, एडेप्टेशन है, यानी कि आपका क्या है, अनुकूलन है। तो अनुकूलन के बारे में आप लोग समझ गए। तो अनुकूलन के 2 प्रोसेस के बारे में पूछा है, उसको क्या कहा जाता है, ठीक है। तो जो अनुकूलन के 2 प्रोसेस होते हैं आपके, वो क्या क्या होते हैं। पहला ही ऑप्शन आप लोग देखोगे एकोमोडेशन और आपका एसिमिलेशन, ठीक है, आत्मसातकरण और आपका समायोजन। क्या होते हैं ये दोनों, इनके ऊपर एक बार नजर डालते हैं। एसिमिलेशन होता है आपका जब आपका जो पूर्व ज्ञान होता है, तो पूर्व ज्ञान को जब आपके नए ज्ञान से जोड़ा जाता है, पूर्व ज्ञान को जब आपके नए ज्ञान से जोड़ा जाता है, ये आपका एसिमिलेशन होता है। अब आपका सीटेट का आपका दौर चल रहा है, ठीक है। अब ऐसा तो एनी सीटेट आप लोग पहली बारी में, यहां पर आप लोग जीन पियाजे वगैरह पढ़ रहे हो, आप लोगों ने जो भी अपना कोर्स किया है, जो भी आप टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स में जो आप लोग पढ़े हो, वहां पर आपने थोड़ा बहुत जीन पियाजे वगैरह पढ़ा होगा। अब जब आप लोगों ने जीन पियाजे वगैरह पढ़ा होगा, जो आपकी प्रीवियस नॉलेज थी, यहां अगर आपने दोबारा थोड़ा बहुत जीन पियाजे पढ़ा, तो आपने देखा कि यार यहाँ तो जीन पियाजे में यार ये कंजर्वेशन और ये पलटावी वगैरह ये सब चीज पढ़ रहे हैं, ये तो पहले नहीं पढ़ी थी। तो आपने ये चीज देखी कि यार जीन पियाजे से संबंधित बहुत सारी चीजें जो हमको पहले नहीं पता थी, बट सचिन सर ने बताई, तो ये भी कंसेप्ट जीन पियाजे से संबंधित थी। तो आपने अपने पूर्व ज्ञान को अपने नए ज्ञान से जोड़ा, ठीक है। देख मैं दोबारा गए 2-3 ऊपर ऊपर, ठीक है। तो जब पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ा जाता है, तो ये क्या होता है, ये होता है आपका एसिमिलेशन होता है। अच्छा, यूपी से है और डीएलएड वाले हैं और ग्रेजुएशन भी है और डीएलएड का भर सकते हो, हाँ भर दो, पेपर सेकंड भर दो आप लोग, ठीक है। तो एसिमिलेशन है आपका पूर्व ज्ञान को जब नए ज्ञान से जोड़ा जाता है, ठीक, इसको आप लोग समझ गए। उसके अलावा अकोमोडेशन होता है जब आप लोगों का जो आपको एक ज्ञान मिल गया, जो आपका पूर्व ज्ञान है, ठीक है, इसमें जब आप लोग इसको संशोधित करके, इसको अकोमोडेट करके जब वातावरण के साथ तालमेल बैठाते हो, तो ये आपका अकोमोडेशन हो जाता है। अब आप लोगों ने यहां तक पढ़ लिया सीडीपी के अंदर, यार सचिन सर ने तो बहुत सारी नई चीज बताई जीन पियाजे के बारे में, हमने तो अपने टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स में ऐसा पढ़ा नहीं था। अब आप लोगों ने मेरी मैथ्स की क्लास देखी, मैथ्स की क्लास में फिर मैंने जीन पियाजे के बारे में बताया कि यार इन्होंने प्रोपोर्शनल रीजनिंग वगैरह दी और 2-3 कंसेप्ट और दिए। अब आपका दिमाग फिर खराब हो गया, यार यहाँ तो इन्होंने फिर जीन पियाजे बता दिया। तो आपने क्या काम करा, दोबारा जो आपकी प्रीवियस नॉलेज थी उसको आपने फिर एकोमोडेट किया, फिर उसको संशोधित करा कि यार जीन पियाजे आपके सीडीपी में नहीं आएंगे, आपके मैथ्स में भी आएंगे, और इन्होंने बहुत से ऐसे कंसेप्ट है जो आपके दूसरे आपके सब्जेक्ट में भी दे रखे हैं। तो वहां पर आपने उसको अकोमोडेट करके वातावरण के साथ में यानी सीटेट के आपके पेपर के साथ में उसको तालमेल बैठाया, ठीक है। तो आप लोग समझ गए एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के बारे में। तो आंसर आपका फर्स्ट आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक। चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन कि लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार 7 से 8 साल के बच्चों में जो नैतिक निर्णय है, ठीक है, जो नैतिक निर्णय है वो उसको लेने का जो बेस होता है वो क्या होता है 7 से 8 साल के बच्चों में, ठीक।
यानी कि यहां पर बात हो रही है आपकी 4 साल से लेकर 10 साल का जो क्राइटेरिया होता है, यानी कि लगभग जो आपका प्री कन्वेंशनल जो आपकी स्टेज होती है, ठीक। सोशल ऑर्डर मेंटेनेंस, सोशल कॉन्ट्रैक्ट मेंटेनेंस, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, या फिर यूनिवर्सल एथिकल आपकी प्रिंसिपल। सोशल ऑर्डर आपकी नहीं होगी प्री कन्वेंशनल में, सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस होगी। देखिए जो आपकी प्री कन्वेंशनल स्टेज होती है उसके अंदर बच्चे के अंदर नैतिकता नहीं पाई जाती इतनी। नैतिकता बच्चा कैसे दिखाया जाएगा? अगर आपके घर में बच्चा नैतिकता दिखाएगा, 4 साल से लेकर 10 साल तक का बच्चा या 7 साल से लेकर 8 साल तक का बच्चा, तो नैतिकता दिखाएगा या तो सजा के ऊपर दिखाएगा, ठीक है, किसके ऊपर दिखाएगा? या तो पनिशमेंट के ऊपर दिखाएगा या फिर आज्ञा पालन के ऊपर दिखाएगा। अब आपके घर में मान लीजिए मेहमान आ गए और मेहमान आने के बाद जो है आपके बच्चों ने मेहमान को नमस्ते दुआ सलाम नहीं करा, तो जब मेहमान चले जाएंगे तो उसके बाद उनकी जबरदस्त कुटाई होगी। तो बच्चे को पता है अगर नमस्ते दुआ सलाम नहीं करा तो भाई हमें पनिशमेंट मिलने वाली है, तो बच्चा क्या दिखाएगा? नैतिकता दिखाएगा। तो जो नैतिक निर्णय लेने का जो आधार है, बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का जो आधार है, जो बेस है, वो क्या है? वो बेस पनिशमेंट है कि भाई मम्मी पापा बढ़िया तरीके से तोड़ेंगे अगर उनको नमस्ते दुआ सलाम जो भी कुछ नहीं करा तो, ठीक है, तो पनिशमेंट है। या फिर आज्ञा पालन है कि हमें बड़ों जो आदमी होते हैं उनकी आज्ञा, मतलब उनको नमस्कार करना चाहिए, ठीक है, उनके आज्ञा लेनी चाहिए, इस तरीके से। तो छोटे बच्चों में जो होता है वो पनिशमेंट एंड ओबीडियंस होता है। आंसर हो जाएगा, थर्ड आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। वरना छोटे बच्चों को क्या मतलब है? प्रधानमंत्री घर पर आ जाए उसकी नहीं मानेंगे, उसको नमस्ते नहीं करेंगे, ठीक है, वो तो एक थोड़ा डर होता है, इस वजह से नमस्ते वगैरह कर लेते हैं, ठीक, या एक थोड़ा रिस्पेक्ट करते हैं, भाई घर वाले कह देते हैं बड़े आज्ञा माननी चाहिए, वरना छोटा बच्चा किसी की मानता थोड़ी है। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है सामने स्क्रीन पर कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस स्तर पर, यार क्लास को आप शेयर करते रहो, आज इसको 20,000 प्लस पर कूदाएंगे इसको, ठीक है, 17,000 प्लस हो गया, आज 20,000 लाइव पर पूछाओ आज इसे, ठीक, इतना काम करो आप। देखिए जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस स्तर पर बच्चे लंबाई यानी जो लेंथ होती है और जो वेट होते हैं इसके जैसे गुणात्मक आधारों पर वस्तुओं को व्यवस्थित कर पाते हैं, परंतु अमूर्त संरचनाओं की संक्रियात्मकताओं में कठिनाई महसूस करते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है, देखो फर्स्ट मत जाना, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। बताओ कौन सी स्टेज होगी, सही से इसका आंसर बताओ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बताओ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। यार पीवाईक्यू सारे नोट्स के अंदर है, बेफिक्र हो सारे के सारे, ठीक है, ऑनलाइन वाले भी और ऑफलाइन वाले भी, ठीक। बता तो दिया, अगर आप ग्रेजुएशन कर रही है डीएलएड वाले दे देना, यूपी वाले। देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को। इसने कहा जैसे लंबाई हो गया या भार हो गया, लेंथ हो गया, वेट हो गया। अब बच्चे में जो कंसेप्ट होते हैं, ठीक है, बच्चा लेंथ की बता देगा, ये इतना लंबा है, ये उससे लंबा है, ये उससे लंबा है। वेट के बारे में बता देगा, ये इतना वजन का, ये इतने वजन का, ये इतने वजन का। मनी के बारे में बता देगा कि ये पैसा इतना है, इसकी वैल्यू इतनी होती है, इतनी होती है। तो बच्चे में जो कंसेप्ट होते हैं, इन कंसेप्ट की तो नॉलेज बच्चे के अंदर आ जाती है, बट ध्यान से सुनना, देखो एग्जामिनर ने क्या फंसाया, बट जो अमूर्त संरचनाएं होती है, ठीक है, जो अमूर्त संरचनाएं होती है उसकी नॉलेज बच्चे के अंदर नहीं आती, ठीक है। तो जो आपकी कॉन्क्रीट स्टेज होती है, ठीक है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है जिसमें बच्चा 7 साल से लेकर 11 साल तक का होता है, उसमें बच्चा जितने भी कंसेप्ट होते हैं, चाहे आपका जीववाद का होता है, चाहे आपके मनी से संबंधित, आपके लेंथ, आपके भार से संबंधित जितने भी कंसेप्ट होते हैं, वो बच्चे के सारे कंसेप्ट इसके अंदर फुलफिल हो जाते हैं, यानी बच्चा उसके अंदर सब में निपुण हो जाता है। बट बच्चा अमूर्त चिंतन करना स्टार्ट नहीं करता। कंक्रीट के अंदर बच्चा चिंतन कैसे स्टार्ट करता है? मूर्त चिंतन करना स्टार्ट करता है। ध्यान से सुनना, यहां पर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। यानी बच्चा चिंतन कैसे स्टार्ट करता है? कंक्रीट चिंतन स्टार्ट करता है, ठीक है, मूर्त चिंतन स्टार्ट करता है। बच्चे ने मुझे देखा, किसी भी चीज को देखा, मेरे बारे में चिंतन करना स्टार्ट कर देंगे कि हाँ कोई सर है, पढ़ा रहे, हाथ में मार्कर है, रेड कलर की शर्ट पहनी है, इस तरीके से पढ़ा रहे, ठीक है, लेकिन अमूर्त चिंतन करना स्टार्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो जो बच्चा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में चिंतन स्टार्ट करता है वो करता है मूर्त चिंतन, लेकिन जो उसके चिंतन में परिपक्वता होती है, मैच्योरिटी होती है, जो एक साइंटिस्ट की तरह चिंतन करना स्टार्ट करता है, वो आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के अंदर चिंतन स्टार्ट करता है। तो यहां पर पूछा है उसने अमूर्त संरचनाओं की जो संक्रियात्मक में कठिनाई महसूस करता है। तो यहां पर जो इन चीजों में जो आपका लंबाई थी, भार थी, इनमें तो बच्चा निपुण हो जाता है, बट अमूर्त चिंतन नहीं कर पाता, अमूर्त कंसेप्ट में कठिनाई महसूस करता है। तो आंसर आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो जाता है, ठीक है। अगर अमूर्त में भी कर लेता, अमूर्त में कठिनाई नहीं होती, तो फिर आपका फॉर्मल हो जाता आपका, ठीक है। ध्यान से समझ गए। तो देखो क्वेश्चन एग्जामिनर ने बहुत बढ़िया फंसाया है।
कंक्रीट में आपका अमूर्त चिंतन स्टार्ट हो जाता है, और उसके अलावा जो अमूर्त चिंतन होता है वो आपका फॉर्मल में स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यहां पर फंसना मत बिल्कुल भी। चलिए बढ़ते हैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि किसने प्रस्तावित किया कि जो नया ज्ञान होता है वो बच्चे के मौजूदा ज्ञान यानी जो वास्तविक ज्ञान होता है और समर्थन के साथ जानने में सक्षम होने के बीच के अंतर में, यानी जो आपका जो वास्तविक ज्ञान होता है और जो संभावित ज्ञान होता है उसके बीच में अंतर में निर्मित होता है। बताओ कौन से मनोवैज्ञानिक ने कहा। वाइगोत्स्की की आज की वीडियो के अंदर मैं आपको कराई रहा हूं, जीन पियाजे करा रहा हूं, हार्वर्ड गार्डनर कराई रहा हूं। इन तीन में से बताओ सही आंसर क्या हो जाएगा आपका जी। यार फॉर्म वगैरह की बात मत करो, इसके ऊपर आप लोग भर लो अच्छी तरीके से, अभी क्लास पे ध्यान लगाओ आप लोग। ठीक है, हाँ यार वीडियो को आप लोग लाइक वगैरह कर दिया करो। ठीक है, मेरे बिना कहीं कर दिया करो। देखिए ये कहा था मैंने, इतने हिंट आपको दे दिया कि एक तो आपको वास्तविक ज्ञान है, एक संभावित ज्ञान है। तो वास्तविक ज्ञान और संभावित ज्ञान की जब बात चल रही है तो क्या हो जाएगा आपका, जेडपीडी आपका हो जाएगा, जोनो प्रोक्सिमल डेवलपमेंट हो जाएगा। तो जोनो प्रोक्सिमल डेवलपमेंट सुनते किसकी बात हो जाएगी, लेव वाइगोत्स्की हो जाएगी। आंसर आपका, फर्स्ट आंसर आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हुए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, फंस मत जाने इसके अंदर, क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से यहां पर आपको मैच द फॉलोइंग करना है कि कौन सा जोड़ा यहां पर सही है। ठीक है, ध्यान से पढ़ते हैं और एक एक करके मैच द फॉलोइंग करते हैं। चलो भाई कौन सा जोड़ा सही है, मेरे साथ में जोड़े बैठाते हैं। ठीक है, कौन सा जोड़ा किसकी जोड़ी में सही बैठता है। चलो देखते हैं ऑप्शन पहला कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहां पर बुद्धि के प्रकार दिए और उसके सामने यहां पर एग्जाम्पल दिए। पहली बुद्धि दी हुई है भाषिक बुद्धि यानी कि लिंग्विस्टिक बुद्धि। अब देखो जो भाषिक बुद्धि होती है यानी लिंग्विस्टिक बुद्धि होती है, ये किन के अंदर होती है, मेरे अंदर तो सारी है, पता ही है आप लोगों को। ठीक है, देखो भाषिक बुद्धि लिंग्विस्टिक बुद्धि उनके अंदर होती है। ये सौरभ पानी की बोतल उधर रख दे, एक सेकंड में, ये बार बार गिर जाएगा ना। भाषिक बुद्धि लिंग्विस्टिक बुद्धि उन लोगों के बीच में होती है जिनको अपनी भाषा पर और शब्दों पर बहुत बढ़िया पकड़ होती है। किस पर होती है, अपनी भाषा पर और भाषा के साथ साथ अपने शब्दों पर, जिनकी बहुत बढ़िया पकड़ होती है। भाषा पर और शब्दों पर किन किन को पकड़ होती है, एक तो हो गए आपके कवि। ठीक है, कवि, कवित्री हो गई, कवि हो गए, कवित्री होगी। उसके अलावा कौन हो गए, आपके पत्रकार हो गए जो आपके एंकर होते हैं, जैसे रवीश कुमार हो गए, अंजना ओम कश्यप हो गए, ये आपके पत्रकार हो गए। उसके अलावा कौन हो गए, आपके वकील हो गए, आर्ग्यूमेंट करते हैं। तो इनके अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाती है, इनके अंदर आपकी लिंग्विस्टिक यानी कि आपकी भाषिक बुद्धि पाई जाती है, क्योंकि इनके पास भाषा और शब्दों का भंडार देखने को मिलता है। अब यहां पर एग्जाम्पल दिया इसने लेखपाल। ठीक है, क्या लेखपाल के अंदर ये वाली बुद्धि पाई जाती है, नहीं। तो लेखपाल के अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाती है, लेखपाल के अंदर पाई जाती है लॉजिकल मैथमेटिकल बुद्धि। ठीक है, तो ये वाली बुद्धि पाई जाती है। तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया, ये वाली नहीं होगी। आगे देखते हैं, दूसरी बुद्धि दिया भाई इसने स्थानिक बुद्धि यानी कि आपकी स्पेशल इंटेलिजेंस। स्पेशल इंटेलिजेंस किसके अंदर होती है, जो अमूर्त तथ्यों के आधार पर अपने माइंड के अंदर छवि बना लेते हैं, उनके अंदर आपकी स्पेशल इंटेलिजेंस होती है। जैसे मैंने आपको बताया था ठेकेदार होता है। जैसे मान लीजिए आप लोग घर बनवाना है और आपके पास एक खाली प्लॉट पड़ा है, तो आप लोग ठेकेदार पकड़ के ले आए कि भाई साहब हमारा घर बना दे। ठीक है, मिस्त्री पकड़ के लेके आए, तो ठेकेदार कहेगा कि हम भाई साहब यहाँ पर कमरा बना देंगे, यहाँ पर किचन बना देंगे, यहाँ सीढ़ी बना देंगे, 2 मंजिल ऊपर बना देंगे, और खाली प्लॉट में नक्शे बनाता चला जाएगा आपके। तो अमूर्त तथ्यों के आधार पर जो अमूर्त तथ्यों के आधार पर जो अपने माइंड में जो छवि बनाता चला जाता है, उसके पास ये वाली बुद्धि देखने को मिलती है। कौन सी, स्पेशल इंटेलिजेंस देखने को मिलती है। तो ठीक है, तो ये कौन सी बुद्धि आपकी, स्पेशल इंटेलिजेंस। उसके अलावा ये किसके अंदर देखने को मिलती है, आर्किटेक्ट के पास देखने को मिलती है। किसके, आर्किटेक्ट यानी कि जो वास्तुकार होते हैं, ये भी आपके मकान वाले होते हैं जो आपके मकान का नक्शा वगैरह बनाते हैं। बेसिकली ज्यादा लोग तो ठेकेदार को पकड़ के लाते हैं, ये तो जिनको बड़ी बड़ी बिल्डिंग वगैरह बनानी होती है वो बनाते हैं, इनके अंदर ये वाली बुद्धि देखने को मिलती है। चित्रकार जो होते हैं, ठीक है, उनके अंदर ये वाली बुद्धि देखने को मिलती होती है। ठीक है, उसके अलावा वास्तुकार जो होते हैं उनके अंदर ये वाली बुद्धि होती है। ठीक है, तो उनके अंदर ये बुद्धि होती है। तो ये आंसर यही सही हो जाएगा आपका। अगली बुद्धि इसने दी हुई है, कौन सी बुद्धि है भैया, अगली दी हुई है इसने बॉडली काइनेस्थेटिक बुद्धि। बॉडली काइनेस्थेटिक बुद्धि दी हुई है यानी कि बॉडी को गति देने वाली बुद्धि, शारीरिक गति बुद्धि। ठीक है, बॉडी को गति देने वाली बुद्धि, जिससे हमारी बॉडी को गति मिलती है। तो बॉडी को गति देने वाली बुद्धि मिलती है एथलीट के अंदर। किसके अंदर मिलती है, एथलीट के अंदर। ये बुद्धि मिलती है एथलीट के अंदर, जैसे नीरज चोपड़ा हो गए, विराट कोहली हो गए, उसेन बोल्ट हो गए, इनके अंदर ये वाली बुद्धि मिलती है। या फिर ये बुद्धि मिलती है हीरो हीरोइन के अंदर, डांस करते हैं ये लोग। ठीक है, और उसके अलावा एक्टिंग वगैरह करते हैं, इनके अंदर ये वाली बुद्धि मिलती है।
एग्जाम्पल किसने दिया इसने? गायक का। गायक नहीं होगी। गायक के अंदर कौन सी बुद्धि मिलेगी? म्यूजिकल इंटेलिजेंस मिलेगी। गायक के अंदर कौन सी मिलेगी? म्यूजिकल इंटेलिजेंस मिलेगी। जैसे लता मंगेशकर हो गए, हिमेश रेशम, या हिमेश रेशम के अंदर है, नाक से नहीं गाता वो, उसके अंदर ये वाली बुद्धि है। ठीक है, अगली बुद्धि का प्रकार दिया इसने नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, जो प्रकृतिवादी बुद्धि के होते हैं। कौन सी? प्रकृतिवादी बुद्धि के अंदर होते हैं। ये बुद्धि किसके अंदर मिलती है? ये बुद्धि देखने को मिलती है फार्मर के अंदर, किसान के अंदर ये वाली बुद्धि में देखने को मिलती है, या फिर एनवायरमेंट जो लवर होते हैं, ठीक है, उनके अंदर ये वाली बुद्धि देखने को मिलती है। इसने एग्जांपल दिया है शिक्षक का। अच्छा बताओ, शिक्षक के अंदर कौन सी बुद्धि देखने को मिलती है? टीचर के अंदर कौन सी बुद्धि? आप लोग बताओ, आप लोग टीचर बनने वाले हो, बताओ टीचर के अंदर कौन सी बुद्धि है? ठीक, तो देखो जितनी बुद्धि थी और जो बुद्धि के प्रकार थे वो सभी मैंने आपको बता दिए। वैसा आंसर, इसका आंसर आपका सेकंड आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया स्क्रीन पर, यह रहा आपके सामने क्वेश्चन। पियाजे के अनुसार कौन सा संप्रत्यय कार्य रूप सूचना को यानी इंफॉर्मेशन को संगठित और प्रतिपादित करता है? वो आपको बताना है। व्याख्यात्मक प्रतिदर्शक, या फिर स्कीमा, या फिर अग्रिम संगठन, या फिर संवेदी मुद्रक? बताओ सही आंसर आपका क्या हो जाएगा। जो इंफॉर्मेशन रहती है, दुनिया भर की इंफॉर्मेशन आपके माइंड के अंदर है, ठीक है, कहने की जरूरत नहीं है, पता नहीं कितनी भरी हुई है आपके माइंड के अंदर। इस इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना, और ऑर्गेनाइज करने के बाद इसको इंटरप्ट करना, इसको क्या कहा जाएगा? वो आप लोग बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। हाँ, मैथ्स की भी लूंगा भाई, टेंशन मत लो। देखिए, इंफॉर्मेशन, पहली बात तो समझिए, इंफॉर्मेशन हमारा आपके सभी के माइंड के अंदर होती है। तो इन्हीं इंफॉर्मेशन का यूज करके जब हम किसी चीज के प्रति कोई कंसेप्ट बना ले, इन्हीं इंफॉर्मेशन का यूज करके जब हम किसी चीज का, इन्हीं इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज कर ले और इनको इंटरप्ट कर ले, तो इसको कहा जाता है स्कीमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको स्कीमा। तो जो इंफॉर्मेशन होती है ये हमारे माइंड के अंदर बचपन से होती है। जब हम अपने फैमिली के अंदर थे तो हमने अपनी मदर टंग सीखी, व्यवहार सीखा, स्कूल के अंदर गए, वहां इंफॉर्मेशन ली, अब भी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, और बुढ़ापे तक, मरते टाइम तक आदमी इंफॉर्मेशन लेता रहता है। तो इन्हीं इंफॉर्मेशन का यूज करके जब हम अपने माइंड के अंदर, स्कीमा के अंदर अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहते हैं, जानकारी कलेक्ट करते रहते हैं, कंसेप्ट बनाते रहते हैं, तो इसको कहा जाता है स्कीमा, इसको कहा जाता है। तो आंसर आपका सेकंड सी हो जाएगा। अच्छा, यही से एक क्वेश्चन आपके सामने और निकलता है। जो स्कीमा होता है, जैसे हमने क्या काम करा, पहले हम लोग अपने, जो हमारी फैमिली होती है, पहले हमने अपनी फैमिली से इंफॉर्मेशन ली, जैसे हम अपनी मदर टंग सीखी, व्यवहार सीखा, कल्चर सीखा। फैमिली के बाद फिर हम अपने स्कूल गए, स्कूल से हम अपने दुनिया भर की चीज सीखी। स्कूल के बाद फिर हम अपने कॉलेज गए, कॉलेज के बाद फिर हम अपने यहाँ सीटेट में अपने सीख रहे हैं। फिर आप लोगों को जॉब मिल जाएगी, भगवान करे जल्दी आपको जॉब मिले। तो दुनिया भर की आप लोग क्या काम कर रहे हो, आपके माइंड के अंदर स्कीमा बनते जा रहे हैं। ठीक है, तो जो स्कीमा बने, जब आप इसको एक रीअरेंज करते हो, ध्यान से सुनना, सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, जब आप इन स्कीमाओं को रीअरेंज करते हो, पुनर्व्यवस्थित करते हो, तो स्कीमाओं को रीअरेंज करने को क्या कहते हैं? ध्यान से सुनना, रीअरेंज करने की जब भी बात आ जाएगी तो इसको कहा जाता है ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? स्कीमाओं को रीअरेंज करने को ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। स्कीमाओं से संबंधित एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में यह भी पूछा गया था कि जो स्कीमाएं होती है वो कैसी होती है? क्या स्कीमाएं बाय बर्थ होती है, या स्कीमाएं जो अर्जित होती है, ठीक है, एक्वायर होती है? बताओ कैसी होती है स्कीमा? स्कीमा जो होती है बाय बर्थ होती है। कैसी होती है स्कीमा? बाय बर्थ होती है, यानी कि जन्मजात होती है, हमारे जन्म से होती है। जब से हम पैदा हुए दुनिया भर की इंफॉर्मेशन हमारे माइंड के अंदर आती जा रही है, आती जा रही है। ठीक है, तो स्कीमा हमारे जो है बाय बर्थ होती है, जन्म से होती है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है। ठीक, चलिए बढ़ते अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आ गया, अमृत कुछ तर्क दे रहा है। देखो भाई क्या तर्क देता है। अमृत तर्क देता है कि हम कानूनों को बदल सकते हैं। ठीक है भाई, वेरी गुड। यदि वे समाज की जरूरतों को पूरा नहीं करते, बदल दे भाई, लेकिन यह आपसी सहमति और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना चाहिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है एग्जामिनर ने, देखो। ठीक है, इसके अंदर फंसोगे आप लोग। लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार अमृत नैतिक तर्क की किस अवस्था के अंदर आता है, यह आपको बताना है। अब बताओ लॉरेंस कोलबर्ग की किस अवस्था के अंदर यहां पर अमृत आ रहा है। बहुत बढ़िया और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है यहां पर। अब अमृत तर्क दे रहा है कि हमको कानून बदलने की जरूरत है, ठीक है, लेकिन उसने कह दिया कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से। एक तो कानून बदलना है जबरदस्ती, ठीक है, मारा पीटी के माध्यम से, ठीक है, उग्रवादी प्रदर्शन करके हमें कानून बदलना है। इसने कहा लोकतांत्रिक तरीके से बदलना है। अब देखिए, अगर आपने पढ़ी होगी पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, अगर आपने पढ़ी होगी लॉरेंस कोलबर्ग की पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, तो पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज के अंदर जो आदमी डिसीजन लेता है वो किसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेता है? मैंने क्या बताया था आपको,
पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज के अंदर जो आदमी डिसीजन लेता है वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग डिसीजन नहीं लेता, वो अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लेता है। जो उसको सही लगता है वो उस काम को करता है। अगर सोसाइटी ने रूल बता दिए, नियम बता दिए कि भाई रेड लाइट है, रेड लाइट पे आपको रुकना चाहिए, तो रेड लाइट पे वो रुकेगा, तो आप पोस्ट कन्वेंशनल पर नहीं रुकेगा, वो कन्वेंशनल स्टेज पर रुकेगा। तो जो नियम कायदे कानून मानेगा वो कन्वेंशनल स्टेज पर मानेगा। लेकिन अगर उसी रेड लाइट पर कोई आदमी मर रहा है तो अगर आदमी क्या सोचेगा कि भाई मुझे उस आदमी की जान बचानी चाहिए, नियम कायदे कानून हमारे लिए बने, हम इसके लिए नहीं बने, तो रेड लाइट को तोड़ देगा। तो कायदे कानून उसने तोड़ दिए ना, तो कायदे कानून तोड़कर उस आदमी की जान बचाएगा। तो यहां पर जो पोस्ट कन्वेंशनल होती है वो यहां पर सोसाइटी के अकॉर्डिंग नहीं चलता, वो अपने खुद के अकॉर्डिंग चलता है, ठीक है। लेकिन यहां पर उसने कहा समाज की, उसने कह दिया कि कानूनों को बदलने की जरूरत है, यानी कानून को नहीं मानना, बट उसने कहा लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से। अगर आपने पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज पढ़ी होगी तो उसमें आपकी दो स्टेज आती है, सोशल आपके कॉन्ट्रैक्ट और आपकी यूनिवर्सल एथिक्स प्रिंसिपल। अगर यहां पर वो कहता लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम नहीं आता, ठीक है, तो आपका यूनिवर्सल एथिक्स प्रिंसिपल हो जाता। जैसे हमारे भगत सिंह जी हुए, उन्होंने कह दिया कि भाई हमें हमारे देश को आजाद करो, ठीक है, हम मरने मारने के लिए तैयार है, ठीक है, हमें ये कानून बदल के दो, हम नहीं रहना चाहते, तो यूनिवर्सल एथिक्स प्रिंसिपल आ जाता है। लेकिन लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से तो आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन आ जाएगा। आंसर आपका सेकंड से हो जाएगा कि भाई कानून बदलना चाहते हैं लेकिन एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू, तो सेकंड आंसर आपका सही हो जाएगा। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन दिया था यार, ठीक। चलिए बढ़ते अब आपके सामने बड़े सिंपल क्वेश्चन की ओर। इसका यार दे दो सही आंसर, इसको तो बताने की भी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, ये भाई साहब पता नहीं कितनी बार सीटेट में पूछा गया है, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी, ये किसने प्रतिपादित करा था, बताने की जरूरत है इसमें। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट ये करा था आपके लेव वाइगोत्स्की ने। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ये होता है आपका, इसको समझिए एक बार। इसको फिगर के माध्यम से बताता हूं, जो मेरा पुराना तरीका है कई सालों से जो मैं आपको बताता जा रहा हूं। देखिए सीटेट में कितने नंबर चाहिए होते हैं पास होने के लिए, 90 नंबर। चार कितने आप लोग रहे हो, 140 नंबर। आ कितने रहे अभी करंट में आपके, कितने पर लुढ़क जाते हो, कोई 70 ला रहा है, 75 ला रहा है, 78 लेकर आ रहा है, 80 तक लुढ़क जा रहे हो ठीक है, कोई कोई ज्यादा भी ला रहा होगा, मैं तो कम वालों का एग्जाम्पल ले रहा हूं, ठीक। तो जो आपका वास्तविक विकास है, ठीक है, तो जो आपका वास्तविक विकास है, जो आपका वास्तविक विकास है वो आपका यहां पर शो हो रहा है, और जो आपका संभावित विकास है, जितना आप ला रहे हो, लाने की सोच रहे हो, वो आपका यहां पर है, ठीक है। तो जो आपका वास्तविक विकास और संभावित विकास के जो आपका बीच का ये जो डिफरेंस है, ठीक है, ये जो बीच का जो डिफरेंस है इसको कहा जाता है आपका जेडपीडी यानी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, संभावित विकास का क्षेत्र। अब यहां तक आप लोग अपना स्कोर ला रहे हो, 80 तक भी ला रहे हो। अगर मैंने थोड़ा सा आपको सपोर्ट दे दिया, डेली मेरी क्लास अटेंड करो, नोट्स पढ़ो, और नोट्स पढ़ने के बाद सपोर्ट देने के बाद आप लोग यहां पर आकर अपना स्कोर लेकर आ गए, तो ये क्या हो जाएगा, आप लोग अपना स्कोर अचीव कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, इजीली कर पाओगे। तो यही आपका क्या हो जाएगा, जेडपीडी आपका हो जाएगा, ठीक है। तो लेव वाइगोत्स्की ने आपका दिया था, सेकंड आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, इसके ऊपर नजर डालते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के विषय में जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की के विचारों के बीच मुख्य अंतर दर्शाता है। बताओ, यहां पर बात हो रही है लेव वाइगोत्स्की वर्सेस जीन पियाजे की बात हो रही है। इन दोनों के बीच में बहुत ढिसुम हुई थी, ठीक है, और बहुत आपके एग्जाम में भी आता है, खासकर पेपर 2 में तो बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बताओ क्या इनके बीच के डिफरेंस को दर्शाता है। पियाजे बच्चों के स्वतंत्र प्रयासों द्वारा जगत को अनुभव करने पर जोर देते हैं। बिल्कुल सही बात है कि बच्चा खुद इंटरेक्ट करके, एनवायरमेंट से जितना खुद इंटरेक्ट करके सीखेगा उतना ज्यादा सही रहेगा। इन्होंने तो बच्चों को नन्ना विज्ञानी तक माना है कि बेटा खुद करके इंटरेक्ट करके वो एनवायरमेंट से खुद करके सीख, ठीक है। तो इनका तो ये वाली बात सही है। जबकि वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास को सामाजिक मध्यस्थ प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। इनकी बात बिल्कुल सही है। इन्होंने कहा था कि बच्चा जो है अपने समाज से सीखता है। अगर आपके एग्जाम में वाइगोत्स्की आ जाए और वहां पर समाज, संस्कृति और भाषा, ये तीन आपको देखने को मिल जाए, आंख बंद करके लगा देना, बाकी मैं देख लूंगा, ठीक है। तो आंसर क्या सही हो जाएगा, आंसर आपका पहले आंसर सही हो जाएगा। जो मेन डिफरेंस है वो यही आपका मेन डिफरेंस है, जो आपका पहले वाला है, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आपके सामने, इसको ऊपर कर दो, बढ़ते हैं आपके सामने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक 5 वर्षीय बच्चे को 16 फूलों के चित्र दिखाए जाते हैं, जिनमें से 4 तो लाल है और 12 नीले रंग के होते हैं, ठीक है। टोटल कितने, 16।
16 में कितने, 4 तो लाल है, 16 में कितने, 4 तो लाल है और 12 नीले है। ठीक है, कितने हैं, 12, नहीं ये 12 नीले हैं, 12 नीले फूल है। जब बच्चे से पूछा गया क्या नीले फूल अधिक है या कुल फूल अधिक है, देखो ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, बच्चे से क्या क्वेश्चन पूछा कि बेटा क्या नीले फूल अधिक है या कुल फूल अधिक है, बात तो एक ही है ना, क्या नीले फूल अधिक है या कुल फूल अधिक है, एक बात बताओ। तो बच्चे ने क्या आंसर दिया कि नीले फूल अधिक है बात तो एक ही है ना, लेकिन बच्चा कंफ्यूज हो गया यहां पर। तो जीन पियाजे के अनुसार इसका अभिप्राय है कि बच्चा अभी डैश दक्षता या किस प्रोफिशिएंसी को हासिल नहीं कर पाया। सीरियसन की बात यहां पर नहीं हो रही है, क्लासिफिकेशन नहीं कर पा रहा है बच्चा, यहां पर वर्गीकरण नहीं कर पा रहा है बच्चा। ठीक है, यानी कंफ्यूज हो गया यहां पर बच्चा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर यहां पर आपका सेकंड आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यार क्वेश्चन बहुत आज स्पीड से चलते रहो आज, तभी आज जाके खत्म होंगे। 5 मनोवैज्ञानिक के 5 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो स्पीड से चलते रहो। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार किस बुद्धि वाले व्यक्ति अमूर्त विचार के साथ कार्य कर पाते हैं तथा प्रतीकों यानी जो सिंबल्स होते हैं उनका हेर फेर समस्या समाधान कर पाते हैं, वो आपको बताना है। सृजनात्मक तो होती नहीं है, स्पेशल स्थानिक बुद्धि के, तर्कशास्त्रीय गणितीय के, या फिर प्रकृतिवादी के। प्रकृतिवादी तो वैसे भी नहीं होगा क्योंकि अमूर्त विचार के साथ की बात हो रही है। तो अमूर्त विचार के साथ साथ जब प्रतीकों के हेरफेर की बात हो रही है, सिंबल्स के हेरफेर की बात हो रही है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका लॉजिको मैथमेटिकल्स हो जाएगा, जो कि आपके किसके अंदर पाई जाती है, साइंटिस्ट के अंदर पाई जाती है, बैंकर के अंदर पाई जाती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंदर पाई जाती है। आंसर थर्ड आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। फोन की बैटरी भी लो हो गई आज तो। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। अगला क्वेश्चन आपका कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे द्वारा संरक्षण, कंजर्वेशन, मैंने आपको बता दिया था शुरुआत में कंजर्वेशन क्या होता है, कंजर्वेशन संबंधी समस्याओं का समाधान निकालने की योग्यता तार्किकता के किन आधार पहलुओं पर निर्भर करती है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, इसका बताओ भाई आंसर, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा। केंद्रीकरण एवं प्रतियोगिता पर यानी रिवर्सिबिलिटी और सेंट्रेशन पर, क्षतिपूर्ति एवं वर्गीकरण पर, विकेंद्रीकरण और प्रतियोगिता पर, सकर्मक अनुमान एवं क्रमबद्धता पर। बताओ सही आंसर क्या होगा, 5 सेकंड का टाइम देता हूं, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बताओ जल्दी से बताओ इसका आंसर। हो गए 5 सेकंड कंप्लीट। देखो क्या पूछा यहां पर आपका, यहां पर आपका पूछा कंजर्वेशन। ठीक है, क्या पूछा आपका, कंजर्वेशन। कंजर्वेशन क्या बताया था कि अगर किसी भी चीज की क्वांटिटी को या क्वालिटी को कम कर दो या ज्यादा कर दो, और बच्चा उसी के अंदर कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया था, अगर बच्चों को किसी भी गिलास के अंदर, ठीक है, कोई बड़ा गिलास दे दो और इनके अंदर सेम उसको जूस दे दो या वो दे दो, उसको क्या बताया था, लिम्का, कुछ भी दे दो उसको, तो बच्चा बड़ी चीज को पहले लपकेगा। ठीक है, अगर इस कंजर्वेशन संबंधी समस्या को दूर करना है, आपके घर में बच्चे ने आतंक मचा दिया, मैं तो बड़ी चीज को लेकर रहूंगा, तो आपको इस समस्या को दूर करना है, तो आपका सबसे बेस्ट तरीका क्या रहेगा वो आपको बता रहा है। सबसे बेस्ट तरीका रहेगा आपका डिसेंट्रलाइजेशन और आपका रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी आपका क्या रहता है, अपलटावी का गुण आपका क्या रहता है, जब बच्चा चीजों को उलटना पलटना सीख जाता है। ठीक है, कैसे उलटना पलटना सीख जाता है, आप बच्चे से कहा 2 + 4 कितने होते हैं, बच्चे ने कह दिया 6, लेकिन अगर आपने कहा कि 4 + 2 कितने होते हैं, तो बच्चा अगर कंफ्यूज हो गया तो उसके अंदर समझ लीजिए बच्चे के अंदर पलटावी का गुण आपका नहीं आया। अगर बच्चे ने बता दिया 6 होता है तो समझ लीजिए पलटावी का गुण आ गया। तो ऐसी इक्वेशन का उससे सोल्व कराओ, उसको बच्चों को ऐसे ऐसे तरीके कराओ, ठीक है, जिससे उलटना पलटना बच्चा सीखे। ठीक है, उसको ऐसी इक्वेशन दो, उसको बच्चों को ऐसे ऐसे गेम दो, उलटने पुलटने वाले उसको गेम दो। ठीक है, उसको डिसेंट्रलाइजेशन वाली चीजें उसको कराओ, जिससे बच्चे का दिमाग घूमे, जिससे बच्चे का मेंटल जो प्रोसेस है वो ज्यादा से ज्यादा हो सके। तो बच्चा क्या होगा, जो कंजर्वेशन का जो कंसेप्ट है उसको इजीली समझ पाएगा कि यार दोनों में बराबर तो है ही, दोनों में से कोई सा भी दे दो यार मम्मी पापा, दोनों में से पी जाऊंगा, दोनों में बराबर तो है, क्या देखना कौन सा ज्यादा है कौन सा बड़ा। तो आंसर आपका थर्ड आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगेन प्याजे आ गए आपके। ठीक है, अगेन प्याजे, प्याजे बहुत बड़ा चैप्टर है ना, तो थोड़े क्वेश्चन प्याजे के ज्यादा है। क्वेश्चन आपका कि जीन पियाजे के अनुसार एक सतत प्रक्रिया, ठीक, एक ऑनगोइंग प्रोसेस जो मानसिक संरचनाओं को परिष्कृत और परिवर्तित करती है, वो कहलाती है, क्या कहलाती है, नकल उतारने जैसा व्यवहार नहीं, वस्तु स्थायित्व यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस। इसके ऊपर नजर डालो, ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है। देखिए जब बच्चा सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर होता है, यानी जब बच्चा होता है सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर, ध्यान से देखिए,
जब बच्चा होता है सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर, यानी जब बच्चा होता है जन्म से लेके 2 साल तक के टाइम पीरियड के अंदर होता है, तो बच्चा जितनी भी चीजें करता है, जितनी भी चीजें सीखता है, जो उसका व्यवहार रहता है, वो उसके सेंसरी ऑर्गन के माध्यम से वो करता है। जो उसके 5 सेंसरी ऑर्गन होते हैं, आंख, नाक, कान, जीभ और स्किन, ये 5 सेंसरी ऑर्गन होते हैं जिसके माध्यम से बच्चा चीजें सीखता है या करता है। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट परमानेंस में क्या होता है, बच्चा जितनी भी चीजें ऑब्जेक्ट होता है तो उनकी क्या होता है, छवि एक तरीके से अपने माइंड के अंदर बना लेता है, और जो कोई चीज छुपी हुई भी चीज है उसको भी ढूंढ लेता है। आप लोग बच्चे के सामने एग्जाम्पल करके देखना, कोई भी चाबी लेके देख लो, आप कोई चाबी जो है ना आज बच्चे के सामने रख दो, उसकी आंखों के सामने कहीं पे भी रख दो, अलमारी में रख दो, और कल को आके पूछ लो कि बेटा ये वो बाइक की चाबी तूने देखी है, वो बता देगा पापा वहां पर रखी थी, मम्मी वहां पर रखी थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो अपने सेंसरी ऑर्गन के माध्यम से चीजें कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस का जो गुण आता है बच्चे के अंदर, वो आपका सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर आ जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी वस्तु स्थायित्व का गुण किस स्टेज के अंदर आता है, आपका सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर आ जाता है। देखो नाम इसका क्या है, सेंसरी मोटर स्टेज, यानी बच्चा अपने सेंसरी ऑर्गन के माध्यम से, जो आपके 5 सेंसरी ऑर्गन है, जो मैंने आपको अभी बताया कि आंख, नाक, कान, जीभ और आपकी जो स्किन होती है, इनके माध्यम से बच्चा सीखता है। ठीक है, बट आंसर आपका ये नहीं होगा। ठीक, उसके अलावा एसिमिलेशन नहीं होगा, इक्विलिब्रेशन होगा, संतुलीकरण होगा। ठीक है, जो आपका एसिमिलेशन और आपका एकोमोडेशन के जो आपका बीच का प्रोसेस होता है। ठीक, आंसर आपका फोर्थ आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर, फिर प्याजे आ गए भाई। अगला क्वेश्चन आपका, जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे संक्रियाओं पर क्रिया कर सकते हैं, वह परिकल्पनात्मक, इसके ऊपर थोड़ा डैश डाल के देखो, हाइपोथेटिकल आपका डिडक्टिव थिंकिंग। ठीक है, हाइपोथेटिकल आपकी डिडक्टिव थिंकिंग, सोच विकसित हो जाती है। देखिए 2 तरीके की आपकी थिंकिंग होती है, एक होती है आपकी आगमनात्मक तर्कना, एक होती है आपकी निगमनात्मक तर्कना। हाइपोथेटिकल आपका इंडक्टिव रीजनिंग, एक होती है आपकी हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग। इसने दे दी हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग या डिडक्टिव थिंकिंग। अगर हाइपोथेटिकल इंडक्टिव रीजनिंग आ जाती, अगर यहां पर इंडक्टिव थिंकिंग आ जाती तो क्या होता बताओ? ठीक, तो क्या होता? हाइपोथेटिकल आपकी डिडक्टिव थिंकिंग में क्या होता है, बच्चा इसमें नियमों के आधार पर तर्क करने लग जाता है। आपने इंडक्टिव मेथड डिडक्टिव मेथड पढ़ा है ना, जो मैंने आपको बताए थे, इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड। तो इंडक्टिव मेथड में क्या होता है, बच्चों को पहले एग्जाम्पल पढ़ाए जाते हैं, बच्चों को पहले एग्जाम्पल पढ़ाए जाते हैं, उदाहरण बताए जाते हैं, फिर उसको रूल यानी कि उसको नियम बताए जाते हैं। डिडक्टिव मेथड में क्या होता है, पहले उसको रूल बताए जाते हैं, फिर उसको एग्जाम्पल बताया जाता है। यही तो होता है। सेम आपका हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग में भी होता है। इसमें बच्चों को नियम के बेस पर तर्क कराया जाता है। जैसे बच्चों को कुछ पेड़ों के बारे में बताना है तो पहले उसको प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बता देंगे, उसको रूल्स के बारे में बता देंगे, फिर उसको एग्जाम्पल की तरफ लेके जाएंगे। तो हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग की अगर बात आ जाएगी तो आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज आ जाएगी। अगर हाइपोथेटिकल इंडक्टिव थिंकिंग की बात आ जाएगी तो आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज आ जाएगी। दोनों के अंदर कंफ्यूज बिल्कुल मत हो जाना। इंडक्टिव थिंकिंग आएगी कॉन्क्रीट, और डिडक्टिव थिंकिंग आएगी तो आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज आ जाएगी। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यार, ये प्याजे वाले एक साइड से लाइन में लगा दिए। ठीक है, मैंने कहा था थोड़ा सा गैप बन जाता सही रहता। अगला क्वेश्चन आपका, नहीं इसमें तो अंतर है, प्याजे वाइगोत्स्की एक साथ आए। जीन प्याजे लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों में मुख्य अंतर क्या है, बताओ। दोनों के अंदर जो मेन डिफरेंस है सिद्धांतों में, वो मुख्य अंतर क्या है वो आपको बताना है। प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमिका पर बल दिया, भाषा को मुख्य पर बल नहीं दिया। वाइगोत्स्की ने लैंग्वेज पर बल दिया, प्याजे ने चिंतन पर बल दिया था। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। वाइगोत्स्की ने सीखने में वंशानुक्रम क्षमताओं को प्राथमिक महत्व दिया, नहीं। वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास में संस्कृति की भूमिका पर बल दिया, बिल्कुल सही बात है, कल्चर की भूमिका पर इन्होंने बल दिया था। वाइगोत्स्की ने इस बात पर बल दिया कि बच्चे खुद से दूसरों की मदद से क्या कर सकते हैं, नहीं। आंसर आपका थर्ड आंसर आपका सी हो जाएगा। बढ़ते हुए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया कि कोलबर्ग के, देखो भौतिक नैतिक को क्या लिखा है, भौतिक, इसको सही कर लो भाई, नैतिक, इसको सही कर लो, नैतिक। कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में दूसरा स्तर कौन सा है आपका, जो आपका कन्वेंशनल आपका जो लेवल है। ठीक है,
जिसमें बच्चा जो डिसीजन लेता है किसके अकॉर्डिंग लेता है, सोसाइटी के अकॉर्डिंग लेता है, जैसे सोसाइटी ने कह दिया वैसे ही मानता है। तो जो दूसरा लेवल है उस पर आपका कन्वेंशन लेवल की तीसरी स्टेज कौन सी होती है? तो तीसरी स्टेज कौन सी होती है? जिसमें आयशा जो है कैसी बनना चाहती है, अच्छा दिखना चाहती है, ठीक है, यानी गुड बॉय और गुड गर्ल वाली। तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड आंसर आपका सी हो जाएगा। यार मैं कुछ जल्दी आंसर नहीं बता रहा, आप लोगों की हेल्प नहीं कर रहा, इसमें हेल्प करने के लिए कुछ है ही नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन था इसलिए मैंने जल्दी बता दिया। ठीक, बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक दो क्वेश्चन मेरे खाते में लिख देना, वरना स्कोर बताते जाओ कितना आपका स्कोर हुआ है। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, इसके ऊपर नजर डालते हैं कि बच्चों के सीखने के संदर्भ में जीन पियाजे डैश को जबकि लेव वाइगोस्की डैश को महत्व मानते हैं। बताओ जीन पियाजे ने किसको इंपोर्टेंट माना और वाइगोस्की ने किसको इंपोर्टेंट माना? आप लोग बताओ। जीन पियाजे ने देखो मैच्योरेशन को इंपोर्टेंट माना। जीन पियाजे ने कहा जैसे जैसे बच्चों में बायोलॉजिकल मैच्योरेशन होती जाती है वैसे वैसे बच्चों का विकास होता जाता है। तभी तो जो जीन पियाजे थे उन्होंने 4 स्टेज बताई थी कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वैसे वैसे उसका विकास होता जाता है। तो जीन पियाजे ने किसको महत्वपूर्ण माना? मैच्योरेशन को। किसको? मैच्योरेशन को। जबकि लेव वाइगोस्की ने किसको महत्वपूर्ण माना? कल्चरल टूल्स को। किसको? कल्चरल टूल्स को महत्वपूर्ण माना। अच्छा, कल्चरल टूल्स में एक दो टूल्स का नाम तो बता दो। कल्चरल टूल्स को महत्वपूर्ण माना। कल्चरल टूल्स में इन्होंने महत्वपूर्ण माना लैंग्वेज को। किसको महत्वपूर्ण माना? लैंग्वेज को, भाषा को माना। मैप को महत्वपूर्ण माना, ठीक है। मैप के अलावा कैलकुलेटर को इन्होंने महत्वपूर्ण माना। ये कुछ कल्चरल टूल्स है जो इनके कुछ दिए हुए। तो आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी तो 26 ही हुए यार, अभी तो बहुत रहते हैं आज आपके, लेकिन खत्म हो जाएंगे कम से कम 7-8 नंबर का मान के चलिए आपके पूरे सीटेट के एग्जाम में, लेकिन आज ये सिलेक्टेड है जो आपके सामने दिए हुए। अगला क्वेश्चन देखिए, लेव वाइगोस्की के जो आपका निकटस्थ विकास का क्षेत्र है, जोनो प्रोक्सिमल डेवलपमेंट है, उसमें जो आपका ये सिद्धांत में जो है ये शब्दावली है जो निकटस्थ है, ठीक है, जो आपका ये जो प्रोक्सिमल है, ये जो शब्दावली शब्द निकटस्थ है, ये दर्शाती है कि दी गई जो सहायता है जो मैंने आपको दी है, ठीक है, जो बढ़ जाओ 90 तक आ जाओ, 120-30 तक आ जाओ, ये शिक्षार्थियों की वर्तमान दक्षता यानी जो आपका जो वास्तविक विकास है इसकी तुलना में क्या है? कुछ नीचे है, कुछ ऊपर है, उसी स्तर पर है या बहुत ऊपर है? बताओ क्या है ये, आप लोग बताइए, ठीक है। तब तक मैं टेबल बना लेता हूं दोबारा से। कहां पर लुढ़क रहे थे भाई आप लोग? ठीक है, अभी मत कह देना हम 120-30 पर है, ठीक है। ये रहे आप लोग लुढ़क रहे हो 180, 81, 78, ये लुढ़क रहे आप लोग, ठीक है। चलो बताओ भाई आप लोग 140 पर आपका टारगेट है, ठीक। अब यहां पर है ये आपका जेडपीडी है, ठीक। अब यहां पर आप लोग लुढ़ के पड़े हो। अब यहां पर जब आपको सपोर्ट दिया जा रहा है, ठीक, जब यहां पर आपको सहायता दी जा रही है, तो जो आपका वर्तमान दक्षता है, जो आपका करंट कॉम्पिटेंस है, जो आपका वास्तविक विकास है, अगर इसको सहायता दी जाएगी, क्लास आपको दी जाएगी, नोट्स आपको अच्छे पढ़ने के लिए दिए जाएंगे जो आपके पे एग्जाम में जहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो आपका ग्राफ बढ़ेगा, वही रहेगा या कम होगा? नो डाउट यार, ग्राफ आपका बढ़ेगा। तो क्या होगा? कुछ ऊपर है। क्या है? वर्तमान दक्षता की तुलना में क्या है? ये कुछ ऊपर है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन था और कुछ नहीं था इसके अंदर। अगले क्वेश्चन के ऊपर देखिए, आलोचना आ गई, एक क्रिटिसिज्म आ गया। आलोचना दी हुई है कि निम्नलिखित में से कौन जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की आलोचना है? एक आलोचना मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताई, कौन सी थी बताओ आप लोग? आलोचना ये थी कि जीन पियाजे ने जो अपनी स्टेजेस दी थी, इन्होंने कहा वो अपरिवर्तनशील है, उसके अंदर चेंज नहीं किया जा सकता। जबकि मैंने कहा अगर एक बच्चे को अच्छा एनवायरनमेंट दिया जाए तो उसको चेंज किया जा सकता है, ठीक है, उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, वो आपके एग्जाम में भी आई थी। दूसरी आलोचना यह है कि बच्चों का विकास उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ पर निर्भर होता है। एक आलोचना इनकी यह है। बट इसी में आपके ये 3 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो 2 आलोचना आप लोग ये समझ गए होंगे कि बच्चों को इन्होंने सक्रिय प्राणी माना है, नन्हा वैज्ञानिक माना है जो वातावरण के साथ चीजें इंटरेक्ट करके चीजें सीखता रहता है, और बच्चों की जो सोच होती है वो वयस्कों की तुलना में यानी जो अडल्ट्स होते हैं उनकी तुलना में गुणात्मक रूप से भिन्न होती है, ना कि मात्रात्मक रूप से, ठीक है, यानी क्वालिटेटिव रूप से अलग होती है, ना कि क्वांटिटेटिव रूप से। अब एक बात बताओ, जो बच्चे की जो सोच है, बच्चे का जो दिमाग है, जो सोच है, क्वांटिटी में तो सबकी बराबर है, लेकिन सोचने का तो तरीका अलग है। छोटा बच्चा कुछ और तरीके से सोचता है और बड़ा बच्चा यानी जो अडल्ट होता है कुछ अलग तरीके से सोचता है, ठीक। तो ये क्वेश्चन दोनों के दोनों आपके सीटेट के एग्जाम में पूछे गए। इसी तरीके से ये क्वेश्चन आपके ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में पूछा गया कि बच्चों का विकास
बच्चों का विकास वातावरण के साथ अंतर क्रिया करके इंटरेक्ट करके होता है। तो ये आपका जो है तीसरा पॉइंट है आपका। इन तीनों पर नजर डाल लेना, ये तीनों बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट थे, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को ऐड किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया कि लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार सजा टालने के लिए नियमों का पालन करना। अगर सजा मिलने वाली है, आप सजा मिलने को टालना है आपको, ठीक है, मान लो बड़ों से सजा मिलने वाली है, पिटाई होने वाली है, तो नियमों का पालना किस चरण को दर्शाता है वो आपको बताना है। प्री कन्वेंशनल स्टेज, फॉर्मल, ऑपरेशनल, कन्वेंशनल या फिर पोस्ट कन्वेंशनल। बताओ सही आंसर क्या हो जाएगा। सजा को टालना है, वही वाला एग्जांपल, घर पे मेहमान आने वाले थे, उनकी आज्ञा नहीं मानी, ठीक है, उनको नमस्ते दुआ सलाम नहीं करी, तो आपका क्या हो जाएगा, प्री कन्वेंशनल स्टेज हो जाएगा। पनिशमेंट एंड ओबीडियंस आपका हो जाएगा। अब धुलाई होने वाली है, अब बच के दिखाओ कहां पर बचोगे, ठीक है। तो आंसर आपका, फर्स्ट आंसर आपका सही हो जाएगा। देखो कितनी चीजें मैंने आपके एक क्वेश्चन से संबंधित एक्सप्लेन करी, तो कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल सीधे निकलते जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन अगेन सामने स्क्रीन पर आ गया कि जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की ने सीखने की समझ को डैश प्रक्रिया से डैश प्रक्रिया में ट्रांसफर कराया। तो चाहे लेव वाइगोत्स्की हो चाहे आपके जीन पियाजे हो, तो जो सीखने का जो प्रोसेस है, इन दोनों ने कहा है जो सीखने का प्रोसेस हो, जो सीखने की समझ है, वो पैसिव से एक्टिव होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, पैसिव से एक्टिव होनी चाहिए। यानी बच्चा या चाहे टीचर हो वो पैसिव ना हो, ठीक है, क्या ना हो, वो निष्क्रिय ना हो, वो पैसिव से एक्टिव हो। जब तक एक्टिव नहीं होगे, मान लो आप लोग वीडियो देख रहे हो या मैं वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूं और मजे में होकर ध्यान कहीं इधर उधर है, ठीक है, और पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा, तो क्या आप लोग चीजें सीख पाओगे या मैं चीजें सिखा पाऊंगा, नहीं सिखा पाऊंगा। तो दोनों ने एक्टिव होने पर ज्यादा जोर दिया है कि बिना एक्टिव हुए आप लोग चीजों को नहीं सीख पाओगे, ना मैं सिखा पाऊंगा। तो पैसिव टू एक्टिव माना है, ठीक, आंसर आपका सेकंड सी हो जाएगा। बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए सर, आउट ऑफ 32 29, वेरी गुड भाई, स्कोर बहुत बढ़िया चल रहा है, स्कोर बहुत सही चल रहा है अभी तक आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामने स्क्रीन पर आ गया। 30 में से 2, भाई तैयारी ज्यादा करो। अगला क्वेश्चन देखो स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, 30 में से 29 वाले आपके सीधे नोट्स वाले होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय प्रणाली संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए सही नहीं है। ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन आपको नेगेटिव पूछा है तो आंसर भी आपको नेगेटिव ही देखने को मिलेगा। वीडियो डिलीट नहीं कीजिए यार, ये काम मैं थोड़ी करूंगा, वीडियो डिलीट नहीं। मैं आज तक मैं वीडियो डिलीट क्यों करूंगा, अपने स्टूडेंट के लिए वीडियो बना रहा हूं तो वीडियो डिलीट क्यों करूंगा। पूरा का पूरा मैं आपको यहाँ पर कोर्स करा रहा हूं, तो कोर्स इसलिए करा रहा हूं मैं, मतलब इसको डिलीट करता फिरूंगा। ये काम मैंने अपनी लाइफ में आज तक करे, जो इस काम को मैं अब करूंगा, वीडियो डिलीट करूंगा। मतलब कितना घिनौना काम है कि बच्चों के लिए वीडियो बनाओ और फिर इसको डिलीट कर दो। ये तो पेड क्लास का काम है, मैं आपके लिए फ्री में कोर्स कंप्लीट करा रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब इस तरीके के प्लीज क्वेश्चन मत पूछो। आपके एग्जाम तक अभी आपके और भी चैप्टर आने, क्लासेज आने वाली है, तो ये काम मुझसे कभी नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे ही चलेगा। और सीटेट के लिए मैंने कहा बेफिक्र रहो, आप लोगों के लिए मैं आपके लिए अकेला काफी रहूंगा एग्जाम के लिए, और बेझिझक हो गया आप लोग अपना पढ़ते रहिए, आपका एग्जाम बहुत अच्छे नंबर से मैं आपका पास करवाऊंगा, इतना मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा है, ठीक है। तो आप लोग टेंशन फ्री रहिए। और सीटेट के लिए आपको बिल्कुल भी पेड क्लास वगैरह की जरूरत नहीं है, वरना मेरी टीम ने मुझे पूरा प्रेशर दिया था कि सर आप भी सब लोग पेड क्लास निकाल ले, आप लोग पेड क्लास क्यों नहीं निकाल ले, खूब प्रेशर दिया, लेकिन मैं पूरा अड़ गया। मैंने कहा जब इस पेपर को मैं अकेले दम पे निकाल सकता हूँ, मुझे किसी की टीचर की भी जरूरत नहीं है, तो पेड क्लास क्यों नहीं निकलवा रहे हो। तो मैं बिल्कुल अड़ गया, इसलिए मैंने पेड क्लास बिल्कुल नहीं चलाई, और आपके एग्जाम तक ये ऐसी चलेगी क्लास, ठीक है। तो आप बेफिक्र रहिए, ये वीडियो डिलीट करना, ये सीटेट जैसे एग्जाम के लिए पेड क्लास चलना, अगर सीटेट के लिए पेड क्लास चलाऊंगा तो समझ लो मैं आपका बेवकूफ बना रहा हूं, क्योंकि सीटेट के लिए पेड क्लास की जरूरत नहीं, ठीक है। तो आप बेफिक्र रहिए, आप मतलब एज ए फैमिली आपको माना है तो ये काम मैं कभी नहीं करूंगा, ठीक, बेफिक्र रहिए। देखिए आप क्वेश्चन के ऊपर नजर डालिए। इसने कहा है कि संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए क्या सही नहीं है। अब ऑप्शन नेगेटिव देखा है, गाइडेड एक्सचेंज। अब देखिए बात वाइगोत्स्की की हो रही है, तो इन्होंने क्या कहा था, सोसाइटी से इंटरेक्ट करके बच्चा सीखता है, तो एक्सचेंज तो बिल्कुल होगा, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन, जब डिस्कशन होगा तो आपस में बच्चा इंटरेक्ट करेगा, पीयर ग्रुप के माध्यम से सीखेगा, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। कोलैबोरेटिव लर्निंग भी आपका सही हो जाएगा, सहयोगात्मक शिक्षा की बात हो जाएगी। आप लोग भी कोलैबोरेटिव लर्निंग करते हो, एक दूसरे से करते हो, कमेंट बॉक्स में एक दूसरे के जवाब देते हो। किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया, प्रीति ने कुछ क्वेश्चन पूछ लिया, तो 4 5 10 20 लड़के आगे उसका जवाब देंगे, क्या हो जाएगा, कोलैबोरेटिव लर्निंग हो जाएगा, ठीक है। हालांकि प्रीति किसको जवाब नहीं देगी, लेकिन आपस में सीखते हो एक दूसरे से, तो ये क्या हो जाएंगे, ये आपके
जो आपका जो लेवाइगोस्की का जो सिद्धांत है, ये उसका आपके पॉजिटिव पक्ष हो जाएंगे। लेकिन इसने पूछा है नेगेटिव पक्ष कि बढ़ावा देने के लिए जो सही नहीं है। तो जो आपका रिप्रोडक्शन और जो आपका रिकॉल है, मैंने क्या बताया था, ये आपका नेगेटिव पॉइंट होता है, तो ये आपका बिल्कुल कभी सही नहीं हो सकता। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा, नेगेटिव का भाई नेगेटिव आंसर आपका, फोर्थ आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन के ऊपर नजर डालते हैं। मॉर्निंग में भाई मैं थोड़ा कंटेंट तैयार करता हूं, क्योंकि कुछ आपके चैप्टर भी है, जैसा आपका वो बचता है स्टीफन क्रेसन बचता है, उसकी थोड़ी तैयार हो गई है, कुछ और चैप्टर बचते हैं, तो मुझे कई घंटे तो कंटेंट तैयार करने में चले जाते हैं, फिर जॉब भी रहती है, दूसरे काम भी रहते हैं। तो आप बेफिक्र, आप टेंशन क्यों ले रहे हो, मतलब सीटेट जैसा एग्जाम के लिए टेंशन मत लो। जब आपका एग्जाम आएगा ना, आप मुझे बता देना कि आपका मतलब कितनी तैयारी हो रखी है, आप खुद देख लेना। ठीक है, टेंशन फ्री रहिए। और उसके अलावा आपको नोट्स दे रखे हैं, जब आप लोग उनको पूरा कर लोगे ना, और पूरा करने के बाद आप लोगों को ऐसा लगेगा यार मतलब कितनी जबरदस्त तैयारी हो रखी है। बेफिक्र रहिए आप लोग। देखो अगला क्वेश्चन, देखो कितना जबरदस्त क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक बच्चे को 3 प्रवर्तों का 3D मॉडल दिखाया गया और एक अन्य व्यक्ति इस मॉडल को एक अलग तरीके से देख रही है। बच्चों को इस दूसरे व्यक्ति के दृष्टि से देखे गए मॉडल को बनाने के लिए कहा जाता है बच्चों से कि बेटा जैसे ये व्यक्ति देख रहा है उसी तरीके से आप भी देखो, पर वह सही तरीके से नहीं कर पाता जो बच्चा है। तो जीन पियाजे के अनुसार यह क्या दर्शाता है, ईगोसेंट्रिज्म, एनिमिज्म। एनिमिज्म मैंने आपको बता दिया, जब बच्चा सजीव और निर्जीव चीजों में अंतर नहीं कर पाता, तो ये तो आपका होने सारा। ऑब्जेक्ट परमानेंस, ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या बताया था, जब बच्चा अपने सेंसरी ऑर्गन के माध्यम से अपना जो है व्यवहार करता है, छुपी चीजों को ढूंढ लेता है, तो आपका ये भी नहीं होने का। हाइपोथेटिकल आपका थिंकिंग, ये आपका ये भी नहीं होने का। तो बच्चा क्या, आपका ईगोसेंट्रिज्म, अहम केंद्रित। अब अहम केंद्रित क्या होता है, अहम केंद्रित ये होता है जब बच्चा सिर्फ अपने आप की सुनता है, जब बच्चा ये मानता है जो मैं देख रहा हूं, जो मैं सोच रहा हूं, जो मैं कर रहा हूं वो सब ठीक है और पूरी दुनिया में और सब चीज गलत है, ये होता है आपका ईगोसेंट्रिज्म। अगर बच्चा कहता है मुझे को कैडबरी की चॉकलेट पसंद है, तो पूरी दुनिया को कैडबरी की चॉकलेट पसंद है। अगर बच्चा सोचता है मेरा पापा सुपरमैन है, तो मेरा पापा सुपरमैन है, भले उसके पापा की कोई पिटाई कर रहा है, उसका बॉस उसे गाली दे रहा है, लेकिन उसके पिताजी सुपरमैन है। तो ये ईगोसेंट्रिज्म है। अब यहां पर बच्चों को 3D मॉडल तो दिखा दिया, अब कहा कि बेटा यहां पर एक आदमी है, उसके दृष्टिकोण से आपको देखना है। बच्चे ने कहा अपना काम कर, मैं अपने तरीके से देखूंगा भाई। क्यों, क्योंकि ये ईगोसेंट्रिज्म, यहां पर ईगो दिख रहा है ना, तो बच्चे के अंदर इतना ईगो यहां पर दिखता है। आप लोग देखते हो अगर बच्चा किसी के पापा की गोदी में है या किसी की मम्मी की गोदी में है, अगर उसका दूसरा भाई भी गोदी के अंदर आ गया ना, तो उसको नीचे उतार देगा, 2 मारेगा उसके कान के ऊपर, चल तू नीचे जा, मेरे पापा है, मेरी मम्मी है। तो मेरा जो भाव रहता है ना, मेरा कि मेरे मम्मी मेरा पापा, इस तरीके का ईगोसेंट्रिज्म का, वो यहां पर बच्चे के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो जब अपने मम्मी पापा तक को नहीं शेयर कर सकता, तो दूसरे आदमी के दृष्टिकोण से 3D मॉडल देख लेगा बच्चा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट आंसर आपका सही हो जाएगा। आप लोगों ने भी आई होप ये काम किया होगा। ठीक, बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन के ऊपर नजर डालते हैं। अनीता ने रश्मि का कलम ले लिया, ठीक है, और प्रतिरोध में रश्मि ने अनीता का भोजन ले लिया। बहुत बढ़िया भाई। पूजा ये सब देख रही थी, किंतु उसने अध्यापिका को सूचित नहीं किया, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे से बदला ले लिया था। यह भी बिल्कुल सही बात है। तो लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार पूजा नैतिक विकास की कौन सी अवस्था पर है। देखिए लॉरेंस कोलबर्ग की जो आपकी स्टेज है, ठीक है, तो लॉरेंस कोलबर्ग की स्टेज के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, टिट फॉर टैट वाली अवस्था। कौन सी बताई थी, जैसे को तैसे की अवस्था। अब बताओ कौन सी स्टेज के अंदर होता है, ये आप लोग मुझे बताओ। जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, तैसो नहीं तैसा, जैसे को तैसा। ठीक है, ये वाली अवस्था मैंने आपको बताई थी। जैसा आप मेरे साथ करोगे वैसा मैं आपके साथ करूंगा। अगर आप मेरी पेंसिल तोड़ोगे मैं आपकी पेंसिल तोड़ूंगा। अगर आप मेरा खाना चुराओगे तो मैं आपका खाना चुरा के खा जाऊंगा। हम भी अपने स्कूल में करते थे। स्कूल में जैसा हमारा टिफिन बॉक्स था, तो मेरा टिफिन बॉक्स मेरे दोस्त खा जाते थे, मैं उनका खा जाता था। अगर वो मेरे मारते थे तो 2 झापड़ में भी मार देता था। ठीक है, तो ये होता था टिट फॉर टैट, जैसो को तैसा। तो यहां पर उसने उसका कलम ले लिया, तो बदले में रश्मि ने उसका क्या काम कर दिया, उसका भोजन खा लिया। तो ये जो टिट फॉर टैट वाली जो अवस्था ये होती है आपके इंस्ट्रूमेंटल प्रपोज ओरिएंटेशन। ठीक है, जैसा आप मेरे साथ करोगे वैसा मैं आपके साथ करूंगा। तो यहां पर ये नैतिकता बिल्कुल नहीं दिख रही, जैसा व्यवहार करोगे वैसा सेम मैं आपके साथ करूंगा। बताओ आपका किस स्टेज के अंदर होती है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर मैसेज करके बताओ। ठीक है, बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि अपनी जटिल प्रकृति के बावजूद जो भाषा होती है वो सहज व्याकरणिक ज्ञान की मदद से अर्जित की जाती है। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लैंग्वेज वाले ध्यान से सुनना, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, उससे अर्जित की जाती है। यह विचार किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, स्टीफन क्रेसन नहीं, नोम चोम्स्की। बिल्कुल सही आंसर आपका सेकंड आंसर ही हो जाएगा। नोम चोम्स्की ने कहा था कि जो भाषा होती है
वो जन्मजात होती है, बाय इन्नेट एबिलिटी होती है भाषा को सीखने की। मनुष्य में भाषा सीखने की बाय इन्नेट एबिलिटी होती है, बाय जन्मजात क्षमता होती है। आप हो, मैं हो, दुनिया में कोई भी आदमी हो, भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता के साथ पैदा होता है। सही बात कही भाई। हमारी जो मातृभाषा है, जैसे मेरी हिंदी है, तो मैं अपने आप इस भाषा को सीख गया। मुझे इस भाषा को सीखने के लिए किसी उसकी रिसोर्स की जरूरत ही नहीं पड़ी, अपने आप ही अनुकरण करके मैं इस भाषा को सीख गया। इसने कहा कि आपके हमारे सबके माइंड के अंदर एक डिवाइस होता है, उस डिवाइस का नाम है आपका LAD, LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। इस डिवाइस की हेल्प से हम उस भाषा को अपने आप ही सीख जाते हैं, ठीक है। और हमारे डिवाइस के अंदर पहले से क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रामर होते हैं, यानी सार्वभौमिक व्याकरण के नियम पहले से ही विद्यमान होते हैं, ठीक है। ये क्या था, आपके नोम चोम्स्की ने, जिसकी हेल्प से हम किसी भी भाषा को अपने आप ही नेचुरली प्राकृतिक रूप से सीखे जाते हैं, ठीक है। तो आंसर आपका नोम चोम्स्की सही हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, देखते अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर आ गया। पानी की बोतल दे, पानी पी लेता हूं। क्वेश्चन देखो तो आप तक सामने आप लोग। सर बहुत गलत हो रहा है, क्या हो गया गलत? मेरे कमेंट पीछे चल रहे हैं क्या? अच्छा, फॉर्म में गलत हो गया, कोई बात नहीं, 28 से करेक्शन है, तब कर लेना। रिवाइज करो अब नोट्स को दोबारा से। पूरा पढ़ लिए सारे नोट्स? अभी तक पूरे तो नहीं पढ़े होंगे। डाल दो भाई DL वाले। देखिए इस क्वेश्चन के ऊपर नजर डालते हैं कि प्याजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए जो स्कीमा मैंने आपको बता दिया शुरुआत में, स्कीमा को पुनर्व्यवस्थित करना, ये बात मैंने आपको शुरुआत में बता दी कि जो स्कीमाएं होती है उनको रीअरेंज करना, तो स्कीमाओं को रीअरेंज करने को क्या कहा जाता है, ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। इसको बताने के लिए बिल्कुल भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे दोबारा, ठीक है। जैसे आपने क्या काम करा, पहले अपना टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स करा, टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स करने के बाद फिर आप दोबारा यहाँ सीटेट करने के लिए आ गए, सीटेट करने के बाद फिर आप लोग, बिहार वाले तो सीधा जॉब ले जाएंगे, वरना आप लोग KVS वगैरह या सुपर टेट वगैरह या DSSB वगैरह दोगे, फिर आपको अपनी जॉब मिलेगी। तो जो आपने अपनी इंफॉर्मेशन करी हुई है, जो स्कीमा करी हुई है, जब आपको रीअरेंज करते हो, उनको पुनर्व्यवस्थित करते हो, तो इसको ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, ठीक है, संगठन कहा जाता है, संगठित कहा जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आगे सामने स्क्रीन पर। कैरोल गिलिगन कौन थी? लॉरेंस कोहलबर्ग ने जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, तो इस सिद्धांत की जो आलोचना करने वाली थी उनका नाम था आपका कैरोल गिलिगन। कैरोल गिलिगन ने लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की आलोचना करते हुए तर्क दिया कि पुरुषों की नैतिकता का आधार डैश है, जबकि स्त्रियों की नैतिकता का आधार डैश है। अब देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग ने जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, तो जो इस सिद्धांत में इन्होंने एक्सपेरिमेंट करे वो ज्यादातर मेल के ऊपर करे, महिलाओं को इन्होंने प्रायोरिटी नहीं दी। तो पहले तो इस सिद्धांत की आलोचना यही बनती है कि इस सिद्धांत के अंदर देखने को मिला जेंडर वाइज, क्या देखने को मिला इस सिद्धांत के अंदर? जेंडर वाइज देखने को मिला कि भाई महिलाएं कहा गई, मेल ही मेल पर करे जा रहा है, ठीक है। तो एक वो एक्सपेरिमेंट इन्होंने हिंज वाला करा, जो हिंज की जो स्टोरी है, इनकी वाइफ की तबीयत खराब हो गई थी, जो हिंज की थी, ठीक है। उसके बाद वो दवाई लेने गया, दवाई वो सिर्फ एक आदमी के पास मिलती थी जिसने बड़ी मेहनत से वो बनाई। तो उसके बाद उसके पास गया, उसने कहा मैं नहीं दूंगा दवाई, मेरी मेहनत की दवाई बनाई है, मैं नहीं दूंगा। तो उसके बाद हिंज ने कहा कि चलो ठीक है, नहीं देगा तो मैं जो है चोरी कर लेता हूं। तो वहां जाकर उसने चोरी कर ली दवाई को और अपनी बीवी की जान बचाई, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी जितने एक्सपेरिमेंट इन्होंने करे लॉरेंस कोहलबर्ग ने, वो सारे मेल के ऊपर करे, फीमेल के ऊपर नहीं करे। तो कैरोल गिलिगन ने कहा कि भाई साहब, अगर फीमेल के ऊपर करते तो शायद कुछ रिजल्ट कुछ और लगाते। तो पहली जो आलोचना करी, तो उस आलोचना में रिजल्ट निकला कि पहला जो आपकी आलोचना है वो जेंडर बाइस आपका जो आपका जो सिद्धांत है, ठीक है। और इसके अंदर आपका जो क्या है, एनवायरमेंट फैक्टर है, ठीक है। एनवायरमेंट फैक्टर देखने को मिला इस सिद्धांत के अंदर। और दूसरी बात है, जब आप ये सिद्धांत बना रहे हो, तो इस सिद्धांत के अंदर जो लेडीज के अंदर जो नैतिकता देखने को मिलती है, जो लेडीज के अंदर जो नैतिकता देखने को मिलती है, कैरोल गिलिगन ने कहा उसका जो नैतिकता का आधार होता है वो अलग होता है, और पुरुषों की नैतिकता का आधार होता है वो अलग होता है। तो कैरोल गिलिगन ने पुरुषों की नैतिकता का आधार तो बताया था जस्टिस, न्याय,
कि पुरुष तो देखता है न्याय की दृष्टि से, नैतिकता का अधिकार, कि नहीं अगर उसने चोरी कर ली तो उसको सजा मिलनी चाहिए, ठीक है, हिंज को सजा मिलनी चाहिए, ऐसे तो हर कोई चोरी कर लेगा, ठीक है, उस बेचारे की मेहनत का क्या होगा। लेकिन जो महिलाओं की नैतिकता का अधिकार होता है वो केयर पर्सपेक्टिव से देखती है, ठीक है, वो कैसे देखती है, केयर पर्सपेक्टिव से, देखभाल के नजरिए से देखती है कि नहीं यार उसकी बीवी की तबीयत खराब थी, बेचारी मर जाती, कोई बात नहीं, दोबारा दवाई बना लेगा, इस तरीके से, ठीक है। तो केयर पर्सपेक्टिव से देखती है, किससे, केयर पर्सपेक्टिव से देखते हैं, जबकि मेल देखता है जस्टिस पर्सपेक्टिव से देखता है, ठीक है। हालांकि मैं भी इसके सिद्धांत की आलोचना करता हूं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आंसर आपका, फर्स्ट आंसर आपका सही हो जाएगा। कैरोल गिलिगन ने इस सिद्धांत की आलोचना में ये तर्क अपने दिए थे, ठीक, पहला आंसर आपका सही हो जाएगा। जितने भी मनोवैज्ञानिक हुए उनकी खूब आलोचनाएं दबा दबा के हुई, लेकिन आपके कोलबर्ग का आपका ये सिद्धांत आपका ज्यादा पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सामने स्क्रीन पर आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास एवं अधिगम के बारे में लेव वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है। अब देखिए, अगर आपको जब मैंने प्याजे पढ़ाए थे तो प्याजे की जब मैंने आपको सिद्धांत पढ़ाया था तो प्याजे ने क्या कहा था, प्याजे ने कहा था सबसे पहले बच्चे का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, यानी सबसे पहले बच्चे का क्या होता है, विकास होता है, ठीक है, सबसे पहले बच्चे का विकास होता है यानी डेवलपमेंट होता है। जैसे जैसे बच्चा मैच्योर होता जाता है वैसे वैसे बच्चे का विकास होता जाता है। उसने बच्चे की विकास की स्टेजेस जो बता दी, 4 स्टेज होती है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे उसका विकास होता जाएगा और वैसे वैसे वो बच्चा चीजें सीखता जाएगा, यानी कि वो चीजें लर्निंग करता जाएगा, ठीक है, यानी बच्चा अधिगम करता जाएगा, ठीक है, यानी पहले विकास आएगा फिर अधिगम आएगा। बट वाइगोत्स्की ने इनका सेम अपोजिट कहा, उन्होंने कहा नहीं, बच्चा पहले अपने समाज से, अपनी संस्कृति से पहले चीजें सीखता है, यानी पहले बच्चा क्या बताया इन्होंने, वाइगोत्स्की ने इनके सेम अपोजिट का। वाइगोत्स्की ने कहा नहीं भाई साहब, पहले बच्चा अधिगम करता है, अपने समाज से, अपनी संस्कृति से इंटरेक्ट करके चीजें सीखता है और उसके बाद फिर उसका क्या होता है, विकास होता है, उसके बाद उसका विकास होता है। तो दोनों के अंदर यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलता है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो आंसर आपका इसके अंदर आपका थर्ड आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन आ गया आपका, गार्डनर साहब आ गए आपके। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार वह व्यक्ति जिनमें दूसरों की मनसाओं, भावनाओं और व्यवहारों को समझने व उनके साथ संबंध बनाने की क्षमता होती है, तो उनके अंदर कौन सी बुद्धि आपकी पाई जाती है। नेचुरलिस्टिक बुद्धि किसानों के अंदर पाई जाती है, ये तो आपका होने सरा। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस हो जाएगी। इंटरपर्सनल के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, जो दूसरों के साथ बहुत बढ़िया तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, जो दूसरों की मनोदशा, दूसरों के भाव को बहुत बढ़िया तरीके से जान पाते हैं। जैसे कौन, जैसे मैंने आपको बताया था नेता, कि नेता नहीं आपका बेटा आया हो, ठीक है, और पब्लिक को धर्म जाति के आधार पर आपको कहीं भी लड़वा देते हैं और पब्लिक लड़ती भी है, ठीक है। नेता के अलावा और कौन होता है, आपका दुकानदार होता है, ठीक है, सेल्समैन होते हैं, ठीक है, जो कोई बेकार से बेकार भी आदमी दिखेगा उसे कहेगा अरे वाह भाई साहब क्या लग रहे हो, कितने जबरदस्त लग रहे हो, इस कपड़े में तो जम रहे हो एकदम, ठीक है, और आदमी को बेच देते, चेप देते, सारी चीज। दुकानदार के अंदर ये चीज देखने को मिलती है। टीचर के अंदर ये वाली इंटेलिजेंस देखने को मिलती है, ठीक है। इंटरपर्सनल आपकी देखने को मिलती है। इंटरपर्सनल कौन सी होती है, जिसमें आदमी खुद के साथ इंटरेक्ट करता है, ठीक है, खुद के इमोशंस के साथ अपना इंटरेक्ट करता है, बातें करता है। जैसे जो आध्यात्मिक गुरु वगैरह होते हैं वो आपके इंट्रापर्सनल होते हैं, स्पेशल मैंने आपको बताई दी थी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इंटरपर्सनल हो जाएगा आपका, सेकंड आंसर आपका सही हो जाएगा। 38 क्वेश्चन हो गए, चलिए बढ़ते हुए आगे। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान से पढ़ना, कौन सा कथन सही नहीं है। बुद्धिमत्ता यानी इंटेलिजेंस एक स्थिर तथा स्थायी विशिष्टता है। देखिए बुद्धिमत्ता को इसने एक स्टेबल ट्रेट मार दिया। देखिए जो बुद्धि होती है क्या एक स्टेबल यानी स्थायी ट्रेट है आपका, कि एक फिक्स है? नहीं, ये एक परिवर्तनशील है। क्या है, जो चेंज होती रहती है। आज आपकी बुद्धि कुछ और है, ठीक है, आज आप लोग यहाँ पर कुछ चीजें सीख रहे हो, नए ज्ञान अर्जित कर रहे हो, आज के दो दिन बाद कुछ और होगी, 5 साल बाद कुछ और होगी, 10 साल बाद कुछ और होगी। तो क्या ये स्थायी विशिष्टता है, स्टेबल ट्रेट है? 2 साल बाद, 2 दिन बाद, 5 दिन बाद, 10 साल बाद चेंज होती जाएगी। जितना नॉलेज लेते जाओगे, जितना चीजें एक्वायर करते जाओगे, तो बुद्धि चेंज होती जाएगी। तो इसलिए बुद्धि जो होती है, इंटेलिजेंस होती है, उसको परिवर्तनशील माना गया है, ठीक है। तो आपका क्या है, पहला ही पॉइंट आपका क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव का भाई क्या होगा, नेगेटिव का भाई नेगेटिव आंसर हो जाएगा। देखिए बाकी का पॉइंट एक बार नजर डालिए। इंटेलिजेंस को नर्चर यानी परिपोषित व विकसित किया जा सकता है, बिल्कुल सी बात है। आप लोग भी अपनी इंटेलिजेंस को क्या कर रहे हो, नर्चर कर रहे हो, ये सब चीजें पढ़कर। इंटेलिजेंस किसी एक सामान्य खंड से हावी नहीं होती, अपितु कई प्रकार की होती है, ये भी बिल्कुल सही है।
इंटेलिजेंस को एकाकी आयाम में सहसंबंध नहीं किया जा सकता, इसलिए इंटेलिजेंस के मल्टी डायमेंशनल यानी कि बहुत सारे आयाम होते हैं, जैसे कि हावर्ड गार्डन ने अपने बताया था कि कई प्रकार की बुद्धियां होती है, जो 8 प्रकार की बुद्धि बताई हुई है। ठीक है, तो आंसर इसमें फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि ये आपका नेगेटिव है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया कि लेव वाइगोत्स्की ने अपने सामाजिक संरचनावाद सिद्धांत में निम्न में से विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करने हेतु कौन सा उपाय बताया है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बताओ कौन सा उपाय सबसे बढ़िया रहेगा। आप लोग देख सकते हो पहले ही उसमें सामने स्क्रीन पर दिख रहा है पीयर कोलेबोरेशन, सहकर्मी सहयोग। जो आपस में पीयर कोलेबोरेशन क्या होता है, जो आप लोग आपस में दोस्त हो, ठीक है, आप लोगों के दोस्त बने होंगे, आपस में व्हाट्सएप ग्रुप बने होंगे, एक दूसरे की हेल्प करते होंगे, भाई ये ले ले, बहन तू ये ले ले, मैं, ठीक है, आपस में पढ़ते होंगे। तो पीयर कोलेबोरेशन से भी क्या होता है, आपस में बच्चा इंटरेक्ट करके सहयोगात्मक तरीके से बच्चा सीखता है। ठीक है, तो विद्यार्थियों में लर्निंग को सुसाध्य करने के लिए सबसे बेहतर तरीका आपका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। सांस्कृतिक उपकरणों का आहस्येप, ठीक है, ये नॉन इंटरफेस नहीं होगा। रटकर याद करने पर बल देना, ये भी नहीं होगा। और गैर संदर्भित पाठ्यक्रम, मतलब सीटेट में आप लोग एसएससी का पढ़ने लग जाओ, ये तो आपका वैसे ही होने सर। 40 क्वेश्चन हो गए, आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोग थके नहीं होंगे, क्योंकि मैं तो नहीं थका। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दोबारा वाइगोत्स्की आगे भाई, आगे बढ़ते हैं। लेव वाइगोत्स्की के विचार में संज्ञान भाषा से अलग है? नहीं। संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास को निर्देशित करता है? नहीं। भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाते, बिल्कुल सही बात है। मैंने क्या बताया, जहां भी वाइगोत्स्की देखने को मिल जाए और वहां पर आपको समाज, संस्कृति और भाषा, ये चीज देखने को मिले, तो समझ जाना आपका वही मिल जाएगा कि भाषा जो आपका कोग्निटिव संज्ञानात्मक विकास है उसको सुगम बनाती है, सरल बनाती है, महत्वपूर्ण बनाती है। आंसर, थर्ड आंसर आपका सही हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि भाषा और चिंतन के संदर्भ में जीन पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। अब जीन पियाजे ने भाषा को तो इतना महत्वपूर्ण नहीं माना, चिंतन को महत्वपूर्ण माना है। तो चिंतन भाषा का निर्धारण करता है, बिल्कुल सही बात है। तो पहला आंसर सही हो जाएगा। यार पहले ही पहले सही लग रहे हैं, ठीक है, बाकी के ऊपर जाने का मौका ही नहीं मिल रहा। नहीं, मैराथन नहीं चल रही भाई, ये तो मैराथन का भी छोटा सा बेबी चल रहा है। अभी मैराथन का टाइम नहीं आया, जब मैराथन आएगा तब की तब उड़ाएंगे। ठीक, तो पहला आंसर आपका सही हो जाएगा। अभी कितना टाइम हुआ है? अभी तो 1.5 घंटा ही हुआ है। ठीक है, मैराथन तो कई कई घंटे की चलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। जीन पियाजे रचनावाद प्रस्तावित करता है कि बच्चे संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों में मुख्यतः किस प्रकार प्रगति करते हैं। जो जीन पियाजे ने 4 स्टेप बताए, उसमें किस प्रकार वो प्रगति करते हैं, प्रोग्रेस करते हैं। अब देखो, मैंने क्वेश्चनों से संबंधित कितनी सारी चीजें आपको बता रहा हूं, और ये चीज मैंने आपको शुरुआत में बता दी थी कि अपने वातावरण से, एनवायरमेंट से इंटरेक्ट करके बच्चा चीजें सीखता है, एक्टिव तरीके से अपना बच्चा चीजें सीखता है। तो पहले ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहले ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल देखते सही निकल रहे, क्योंकि मैंने शुरुआत में इतनी चीजें आपको बता दी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, यानी जन्मजात क्षमता के साथ पैदा होते हैं, बाय इनेट एबिलिटी के साथ पैदा होते हैं। मुख्यतः यह किसका विचार है? तो सिंपल से आपको पता है, यह विचार आपके नोम चोम्स्की का आपका विचार है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये क्वेश्चन थे, 44 क्वेश्चन थे, और मेरे ख्याल से 44 क्वेश्चन से संबंधित ऑप्शनों को अगर मैं मिला लूं तो लगभग लगभग आज आपके 125 के आसपास कुछ बैठ गया होगा आंकड़ा। तो ये आज आपके चैप्टर 5 मनोवैज्ञानिक यहां पर कंप्लीट हो गए। ठीक है, और मान के चलिए कम से कम आपके 7 से 8 नंबर तक आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। अब ईमानदारी से मुझे अपना स्कोर बताओ कि आपके 44 में से कितना आपका स्कोर बना है। ठीक है, ईमानदारी से मुझे अपना स्कोर बताओ। ये क्या हो रहा है इसमें? 44 में से अब बताओ मुझे ईमानदारी से कि 44 में से आपका स्कोर कितना है। और कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग अपना क्वेश्चन पूछिए एक एक करके। अब मैं आपका
आई अब आवाज? अब आई आवाज? अब तो आई आवाज। हाँ यार, क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए थे मैंने। हाँ, बैटरी ऑफ हो जाती है इसकी कभी कभी, ठीक है। हाँ, बस क्लास करते रहो अटेंड, और जो आपको ये नोट्स दे रखे इनको इनको तो अच्छे तरीके से कर जाओ, ठीक है। और खासकर पेपर 2 वाले ध्यान से देखना। ऑनलाइन पेपर करने अच्छे तरीके से, जो आपके इसके अंदर दे रखे हैं, और जो एनसीईआरटी का कंटेंट, ठीक है। तो जैसे सोशल साइंस हो गया, साइंस का सेक्शन हो गया, वो अच्छे तरीके से आपको करने हैं, ठीक। उसके अंदर बहुत दिक्कत आती है बच्चों को, तो वो नोट्स के अंदर अच्छे तरीके से देखना, ठीक। अब तो सही आ रही है, मैंने बैटरी चेंज कर दी है इसकी। चलिए, अब कल मिलता हूँ आपसे 8 बजे, ठीक। कल मिलता हूँ आपसे 8 बजे इसी टाइम, किसी दूसरे सब्जेक्ट के साथ या किसी दूसरी क्लास के साथ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो यार आप लोग लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। और बाकी आप लोग खुद देख लिया करो जो भी आपको अच्छा लगे। जी, चलिए कल मिलता हूँ 8 बजे। थैंक यू।